बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजीम राना और मेरे साथ मौजूद हैं मेहरबान अवान। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सुबह 4 बजे से बारिश का सिलसिला लाहौर में और गिरदनवाह में जारी है और हम लोग डूबते उठते बैठते कैसे भी करके पहुंच चुके हैं। हमारी टीम जो है वो पहुंच चुकी है बड़ी मुश्किल से। हर किसी को फ़ोन करके पूछा गया कि तुम पहुंच रहे हो नहीं पहुंच रहे। मेकअप आर्टिस्ट नहीं पहुंचा। मैंने कहा अगर बगैर मेकअप के बैठ गए तो मसला हो जाएगा, तो खैर वो भी पहुंच गया। अच्छा, इतनी हकीकत इतनी हकीकत मैंने कहा बतानी चाहिए हमारे देखने वालों को। और जब सुबह उठे तो घर के बाहर सैलाब का मंजर था। तालाब जो है बड़ा खूबसूरत सा तालाब ग्रीनरी के साथ नजर आ रहा है। अब वो मौसम आ गया कि अब अपनी गाड़ियां मोटरसाइकिलें रिप्लेस करके आप लोग सब बोट्स ले लें। ओ साइकिल में ले लें। नहीं, साइकिल में कहाँ चलेगी जब पानी इतना इकट्ठा हो जाएगा। वर्कआउट हो जाएगा सब। अब तो बोट्स ही लाहौर में काम आएंगी, बाकी शहरों को तो पता नहीं। वहाँ पर जो सूरत हाल है इस वक्त वो आपके साथ शेयर करते हैं। मुल्क भर में इस वक्त बारिशों ने जल थल एक कर दिया है और सबसे ज़्यादा बारिश लाहौर के एयरपोर्ट के इलाके में हुई है, जहाँ पर 273 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। लाहौर की तमाम सड़कें और गलियां नदी नालों का इस वक्त मंजर पेश कर रही है। नाजरीन, बारिश सुबह ऑफिस आने वालों को भी शदीद मुश्किलात में डाल दिया बारिश ने और निज़ाम ज़िंदगी जो है वो शदीद दरहम बरहम है। मूसलाधार बारिश से इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। कराची और रावलपिंडी में भी तेज़ हवाओं के साथ बादल बरस पड़े हैं। गुजरांवाला और मलकवाल समेत दीगर इलाकों में भी बारिश। महकमा मौसमात के मुताबिक मॉनसून के नए स्पेल से 6 अगस्त तक बरसात होने जा रही है जी। NDMA ने चारों सूबों में बारिशों के बायस जो तमाम मुतल्लिका इदारे हैं उनको हाई अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। बिल्कुल हाई अलर्ट रहने की हिदायत भी की गई है और इससे पहले भी की जा रही थी कि इस दफा जो बारिश होगी वो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ेगी। अभी 30% से ज्यादा होने वाली माय गॉड। और अभी पहली बारिश मैं समझ रही हूँ लाहौर की अगर मैं बात करूँ बिलखसूस, तो ये पहली ऐसी बारिश थी कि जिसमें पूरा जो शहर है ना वो अभी डूब चुका हुआ है और लोग घरों से बाहर निकलते हुए सोच रहे हैं कि निकलें जाएं कैसे जाएं। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी दरहम बरहम हो चुका हुआ है। हम लोग भी कैसे करके पहुंचे क्योंकि हमने प्रोग्राम करना था और आप तक पहुंचानी थी खबर, तो हमने कहा साथ साथ जो नाजरीन को इस शदीद मौसम में जिन एहतियाती तदाबीर जो अपनानी चाहिए उनको मेरे ख्याल से वो भी उन्हें बतानी चाहिए। और बात वही है जी कि आपने अगर आप गीले हैं बारिश के बायस और पानी है तो आपने तारों के पास तो बिल्कुल नहीं जाना। नंगी तारों के पास आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। बिल्कुल स्विचेस से आप लोगों ने दूर रहना है। मैं ऑफिस वालों को कहना चाहती हूं जैसे हम लोग लैपटॉप से दूर हैं अजीम। ऑफिस गोइंग लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि हवाई चप्पल और जैसे कहते हैं रेन कोट वो लेकर रखें, क्योंकि आपको किसी टाइम भी आने वाले दिनों में भी ज़्यादा बारिश या इसी तरह की बारिश या इससे कम बारिश का भी सामना हो सकता है। तो हवाई चप्पल का ये फ़ायदा होता है कि अगर आप बच गए हैं बारिश से तो आपके पाँव तो गंदे होने, एक पानी खड़ा है। हुकूमत के भी कुछ करने के काम है और वो ये पहले क्या है ना जी वो तो है बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ ना मखदूश इमारतों वाला भी एक बड़ा मामला देखने में आता है कि कई इमारतें ऐसी होती हैं जब वो हैवी रेन स्पेल आता है तो वो मखदूश इमारतें कोलैप्स कर जाती हैं, फिर खुदा ना खास्ता कोई जानी नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। तो शहरी जो है वो मखदूश इमारतों से दूर रहें ऐसे शदीद मौसम में और हुकूमत को चाहिए कि प्रॉपर जो गाइडलाइन है। बारिश का मौसम तो हो चुका है। मैं थोड़ी महंगाई की बात भी लोगों के साथ कर लूँ। महंगाई के सताए आवाम के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है और वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 10 रुपये 86 पैसे की कमी कर दी गई है। कीमतों की कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 269 रुपये और 43 पैसे फ़ी लीटर और डीजल की कीमत 272 रुपये 77 पैसे फ़ी लीटर होगी। मिट्टी के तेल और लाइट स्पीड डीजल की कीमतों में भी कमी की गई है। तो जब बढ़ाया जाता है तो कितना बढ़ा दिया जाता है और कम की जाए 6 रुपये और इतने पैसे, लाइक सीरियसली चले वो एक रोलर कोस्टर राइड है हमारी। तो जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को हम देखते हैं ना तो वो ऊपर नीचे बस ये होता रहता है और ये सिलसिला मेरे ख्याल से तो जारी हो सारी। वैसे हमने जब से होश संभाला है तब से तो यही खबरें सुन रहे हैं। आप कभी शेयर मानो इत्तेफाक हो ना कभी इवन 90s की और लेट 80s की अखबारात को उठाइएगा, कभी आर्काइव्स में मिलती हैं, उनके ऊपर हेडलाइंस पढ़िएगा, आपको बस नाम मुख्तलिफ नजर आएंगे, सूरत हाल कुछ ऐसी ही नजर आएगी, हेडलाइंस कमो बेश तकरीबन इसी तरह की नजर आएंगी और ऐसा लगता है कि मुल्क की जो सियासत है ना वो एक दायरे के गिर्द घूमी जा रही है और उसमें 72 साल से हम सफर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जी कि किसी किस्म की ना कोई बड़ी तब्दीली उस तरह से रोनुमा नहीं हुई है। अगरचे के इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं तमाम जो रेलिवेंट इदारे हैं उनकी जानिब से जो मुआशी पहिया है मुल्क का वो सही तरीके से चलाया जाए और उसको जो है वो दुरुस्त समत में गामजन किया जाए। तो इस हवाले से है जी। और अब शहरबानो हम मुल्की सियासत की बात करते हैं जी। बिल्कुल, तो मुल्की सियासत में हम देख रहे हैं कि काफ़ी हलचल है जी और कुछ बड़े अहम जो है फैसले भी सामने आ रहे हैं। हुकूमत की जानिब से भी कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं, कुछ अपोजिशन भी है
तो कौमी और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल से मुतल्लिक आपको ये बताते हैं कि जुर्रत और बहादुरी की अज़ीम मिसाल इस्माइल हनिया की शहादत के बाद आलमी मंजरनामे में एक बड़ी हलचल दिखाई दे रही है। मुतअद्दिद ममालिक में एहतजाजी मुज़ाहरे हो रहे हैं। ईरान और हमास ने इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेने का ऐलान किया है, जबकि अमेरिका की तरफ से इस हमले से मुतल्लिक मुख्तलिफ वजाहतें सामने आ रही हैं। कौमी सियासत में बात करते हैं तो यहाँ हैजानी कैफियत इस तरह से है जी कि हुकूमत और PTI के दरमियान सियासी जंग जारी है। मखसूस नशिस्तों के मामले पर अगर हम बात करें, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के मुसवदे की मंजूरी दी है और अब ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इलेक्शन एक्ट में तब्दीलियां जुमे तक कौमी असम्बली से मंजूर करा ली जाएंगी और यह बिल फौरी तौर पर नाफिज हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो यकीनन तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो। तो इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार अतहर काज़मी साहब ने। बहुत शुक्रिया अतहर साहब, आपके वक्त का। मखसूस नशिस्तों से रिलेटेड ये मामला है और हुकूमत जो है वो खुलकर सामने आ गई है। अब अरकान कौमी असम्बली की PTI में शमूलियत रोकने के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम शुरू कर दी गई है। आपको क्या लगता है, क्या हुकूमत इस मकसद में कामयाब हो सकेगी? इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जब से ये फैसला आया मखसूस नशिस्तों के हवाले से हुकूमत इज़्तिराब का शिकार है। ऑल्दो कि अगर आप इस सारे सिनारियों में देखें, अगर मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलती भी हैं तो हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। हुकूमत की जो अददी बरतरी है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से इस किस्म का रवैया, पहले जाके उन्होंने ये नशिस्तें खुद लीं। आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन में भी गई ये जमातें, उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी इन जमातों ने जाके अपना मुकदमा लड़ा और कहा कि वो वोट जो तहरीक इंसाफ को पड़ा है उसकी भी मखसूस नशिस्तें हमें मिलनी चाहिए। और अब सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने ये फैसला किया, उसमें 8 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान का ये फैसला है। तो ये इंतहाई एक, जिसे आप कह सकते हैं कि मायूस कुन सूरत हाल है कि जहाँ पे पार्लियामेंट का इस्तेमाल करके स्पेसिफिक कानून साजी की जा रही है, क्योंकि अदलिया के एक फ़ैसले के रास्ते में रुकावटें खड़ा करनी है। क्या हुकूमत इसके अंदर कामयाब होगी? कामयाब मुझे नहीं लगता कि हुकूमत इसके अंदर कामयाब हो सकेगी, इसलिए कि अब चीज़ें जिस नहज पे पहुंच गई हैं और जिस किस्म का फ़ैसला अदालत से आया है, इससे हुकूमत को सियासी नुकसान तो पहले हो रहा था, लेकिन मुझे ये लगता है कि इंतज़ामी लेवल के ऊपर भी हुकूमत के लिए मुश्किलात हो सकते हैं। अच्छा काज़मी साहब, आपको नहीं लगता कि हुकूमत की जानिब से इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान एक नया तनाज़ा शुरू हो सकता है? देखें, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान तनाज़ा तो तब होना कि जब हम कहें कि जी कोई 2/3 पार्लियामेंट है, वहाँ पे ये जो पार्लियामेंट है इसमें जो लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे, या वो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर तब्दीली होनी चाहिए या हम कोई कानून साजी करके तब्दीली ले आएंगे, क्या वो अक्सरियती जमातें हैं? क्या ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान की अवाम ने 2/3 अक्सरियत दी हुई है? नहीं, ये सारी हारी हुई जमातें, और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये हार के इस वक्त हुक्मरानी कर रहे हैं। इसमें तहरीक इंसाफ को आप देख लें, सबसे ज़्यादा वोट बैंक उसका है, सबसे ज़्यादा सीटें उनके पास हैं, बल्ले का निशान उनके पास नहीं था। दूसरी तरफ आप देखें तो तहरीक इंसाफ ने नून लीग को भी शिकस्त दी, नून लीग से उसकी ज़्यादा सीटें, पीपल्स पार्टी को भी उन्होंने शिकस्त दी, उससे भी ज़्यादा उनका वोट है। तो ये तो वो लोग हैं जिनके अपने मैंडेट के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जो पतन की रिपोर्ट आई है NA 130 के हवाले से, मियाँ साहब के हल्के के हवाले से, उसमें तो इतनी होशरबा किस्म की तफसीलात हैं कि वोट किसने को डाला गया, कितना निकला, कितना टर्न आउट था, सूबाई सतह पे क्या था, नेशनल लेवल के ऊपर क्या था, फॉर्म 45 और 47 के अंदर क्या कुछ तब्दीलियां होती रहीं। तो एक ऐसी पार्लियामेंट जिसकी अपनी जो लिजिटिमेसी है या ताकत है, वो भी उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या वो अदालत के सामने आके खड़ी हो सकती है? तो इसको मैं कतन पार्लियामेंट की और अदालत की लड़ाई नहीं कहूँगा। हाँ, जो हुकूमती टोला है जिनकी ख्वाहिश है कि हर हुकूमत में रहें, उनका तनाज़ा ज़रूर नज़र आता है। और तनाज़ा उनका किससे है? बुनियादी तौर पे उनका तनाज़ा आईने पाकिस्तान के साथ है। तो काज़मी साहब, अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी तब्दीली होने जा रही है और PTI की तमाम उम्मीदें जो है वो हम देख रहे हैं इसी तब्दीली से जुड़ी हुई हैं। दावा ये किया जा रहा है कि इस तब्दीली के बाद PTI हुकूमत में आ जाएगी। आपको भी ऐसा ही लगता है कि दिसंबर में PTI इक़्तिदार में होगी? मुझे कोई ऐसा नहीं लगता कि जो है बहुत बड़ी कोई तब्दीली ऐसी आ जाएगी और तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आ जाएगी। क्या हो जाएगा अक्टूबर में? नए चीफ जस्टिस साहब आएंगे, तो जो नए चीफ जस्टिस साहब आएंगे वो भी पहले भी इसी मुल्क में हैं, पहले भी यहाँ वो अदलिया का हिस्सा हैं। तो मुझे ये जो हुकूमत की एंग्जाइटी है वो हमें फॉर सम रीज़न समझ नहीं आ रही, क्योंकि सारी बहस का आगाज़ ख्वाजा आसिफ साहब के बयान से हुआ था, जिसमें उन्होंने फरमाया था कि अक्टूबर नवंबर में ये जा सकते हैं, इलेक्शन के ऊपर अटैक हो सकता है। तो इनको क्या गारंटी है कि अक्टूबर नवंबर तक इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता? तो असल बड़ा क्वेश्चन तो ये है
कि वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट है कि जी अक्टूबर या नवंबर तक हमें कुछ नहीं होगा। तो वो तो ये बता दें कि वो किसने इनको गारंटी दी हुई है कि अक्टूबर नवंबर तक कुछ नहीं होगा। असल इशू इस हुकूमत का ये है, जिस तरह मियाँ साहब के हल्के का हमने जिक्र किया, दीगर हल्कों का यहाँ पे जिक्र होता है, जब ये खुलेंगे, जब ट्रिब्यूनल्स काम करेंगे। अभी तो एक तरह से ट्रिब्यूनल्स को इनफेक्टिव कर दिया गया है, चाहे वो इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल्स हों, चाहे वो ट्रिब्यूनल्स हों। जब ट्रिब्यूनल्स काम करेंगे तो फिर इनको ये लगता है कि हमारी बहुत सारी सीटें जो हैं वो उलट जाएंगी, तो उस खदशे का बार बार ये लोग इजहार करते हैं। काज़मी साहब, बानी पीटीआई ने एक बार फिर मुक्तदरा को मुज़ाकरात की दावत दी है, लेकिन मुक्तदरा पीटीआई से मुज़ाकरात पर वाज़ इनकार कर चुके हैं। मगर इसके बावजूद बानी पीटीआई मुक्तदरा से ही मुज़ाकरात के लिए बज़िद क्यों हैं? वो क्यों इदारों को सियासत में घसीटना चाहते हैं? एक तो वो जो मुज़ाकरात की उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि आप अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें। अब आपको पता है कि कभी भी ये तो नहीं हो सकता कि फ़ौज कहे कि जी हम अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर रहे हैं और खान साहब आप इससे बात कर लें। माजी में जब भी बातचीत होती है कभी वो सामने तो नहीं होती। जब परवेज़ मुशर्रफ साहब थे उस दौर के अंदर जो बीबी की भी बात होती रही, दीगर सियासी कुव्वतें भी इंगेज करती रही, वो तो बैकग्राउंड में होती हैं, सामने तो कुछ भी नहीं होता। और खान साहब को भी इस चीज़ का इदराक है। ये तो नहीं होगा कि कल फ़ौज आके कहेगी कि जनाब हमने अपना नुमाइंदा तो आप इससे बात कर लें, ऐसा तो नहीं होगा। मेरे ख्याल में ये दबाव डालने की कोशिश है और स्पेशली हुकूमत के ऊपर दबाव डालने की कोशिश है। इस किस्म की बातें की जा रही हैं जहाँ पे हुकूमत की जो एंग्जाइटी है उसमें मज़ीद इजाफा हो। जिस तरह अक्टूबर नवंबर का जिक्र हो रहा है, उसी तरीके से अब खान साहब ने पहले भी कुछ ऐसी बातें की और उससे ये तासुर मिला कि वो जो है इदारों को अब टारगेट नहीं कर रहे, इदारों के हवाले से उस तरीके से इल्ज़ामात नहीं लगा रहे। और ये वो बयानिया है जो हुकूमत वाले दोस्त बार बार कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है, इमरान खान साहब इदारों को टारगेट कर रहे हैं। बहुत सारी बातों से हो सकता है हम इख्तलाफ करें, बहुत सारी बातों से हो सकता है हम इत्तफाक करें, लेकिन बहुत सारे लोग कहते थे कि ये बात ठीक है, इदारों को टारगेट नहीं करना चाहिए। अब वही हुकूमत ये कह रही है कि जी इमरान खान ने तो तरले मिन्नतें कर रहा है, वो माफ़ी मांग रहा है, वो क्यों जनाब जो है इनसे मुज़ाकरात की बात कर रहा है, वो क्यों इनके ऊपर तनकीद ना करने की बात कर रहा है। तो अब समझ नहीं आती कि असल में हुकूमत की ख्वाहिश क्या है। लगता यह है कि खान साहब ने भी इस चीज़ को भांप लिया है कि हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। इस वक्त आप देखें जो सूरत हाल है मुल्क के अंदर, कहीं पे भी आपको हुकूमत उस तरह ज़ेर बहस नज़र नहीं आती। जब इमरान खान की हुकूमत थी, यहाँ पे कहा गया कि वो सिलेक्टेड है, उसको ज़बरदस्ती जितवाया गया, उसको इस्टेब्लिशमेंट लेके आई। लेकिन जब तनकीद होती थी, जब बुरा भला कहा जाता था तो इमरान खान की ज़ात को कहा जाता था। इस वक्त अगर आप सूरत हाल देखें, ग्वादर से लेके मालाकंड तक जहाँ पे भी एहतजाज हो रहा है, हुकूमत पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। बहस सारी इदारों की तरफ है, तनकीद सारी इदारों के ऊपर है। तो इस चीज़ का इमरान खान साहब को भी एहसास है कि ये हुकूमत जो है ये टोटल फेल हो चुकी है सियासी कुशन फराम करने के लिए, या सियासी फराम करने के लिए जो लवाजमात होते हैं उसके अंदर कम्प्लीटली ये फेल हो चुकी है। तो लिहाजा वो हुकूमत पे दबाव डालने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ भी हो सकता है कि वो उम्मीद कर रहे हो कि दूसरी तरफ भी ये रियलाइजेशन हो कि ऐसी जो हुकूमत है जो बुनियादी तौर पे आपके ऊपर बोझ बन चुकी है, क्या ऐसी हुकूमत को मज़ीद चलना चाहिए, क्या ऐसी हुकूमत के साथ आपको चलना चाहिए। और जो हुकूमत की ख्वाहिश है वो ये है कि तहरीक इंसाफ और इदारों के दरमियान तनाव रहे और सियासी तौर पर उसका हम फ़ायदा उठाते रहें। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। काज़मी साहब, महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना जारी है, जिसे सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, पजराई भी मिल रही है। मगर पीटीआई एक बड़ी अपोजिशन जमात है, वो अब तक अवामी सतह पर एक मुनज़्ज़म एहतजाज करने में नाकाम दिखाई दे रही है। इसकी क्या वजह है? देखिए, जमात इस्लामी जो जिन इश्यूज़ के ऊपर बात वो कर रहे हैं, चाहे वो बिजली हो जाए, महंगाई हो जाए, यकीनन ये वो इश्यूज़ हैं जिससे सब लोग मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो वैसे एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है। पंजाब के अंदर दफ़ा 144 है, जमात इस्लामी की लीडरशिप के ऊपर अब तक 144 के कितने मुकदमे हुए, दहशतगर्दी के कितने मुकदमे हुए, कितनी उनकी लीडरशिप को उठा लिया गया। और जो सलूक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होता है, इवन उनके लॉयर्स के साथ होता है, अगर वो लाहौर में भी माल रोड पे निकल आए तो वो आपको सिचुएशन नज़र आती है। तो मेरे ख्याल में दो डिफरेंट सिचुएशंस हैं। तहरीक इंसाफ एक डिफरेंट सर्कमस्टांसिस के अंदर ऑपरेट कर रही है और जमात इस्लामी को हमें लगता है ऐसे है कि काफ़ी हद तक उनके साथ नरमी है। और हुकूमत का ये फ़ैसला कि बाकी सब के लिए ये इख्तियारात भी हैं, नरमी भी हैं, ये हकूक़ भी हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो किसी किस्म की स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। बाकी अगर तहरीक इंसाफ बंदे बाहर नहीं निकाल सकती, बड़ी कोई कैंपेन नहीं चला सकती, तो फिर हुकूमत को किस चीज़ का डर है, किस चीज़ का खदशा है। दें उनको जलसे जुलूस की इजाज़त। और दूसरी तरफ ये क्रिटिसिज्म भी जायज़ है
अब जो एहतजाजी तहरीकें होती हैं वो NOC लेके तो नहीं चलती हैं कि मुझे NOC दें, मैंने आपको बुरा भला कहना है, ऐसे तो कोई NOC नहीं देता। तो ये तनकीद भी होती है तहरीक इंसाफ वालों के ऊपर कि उनकी ख्वाहिश है कि बस ये NOC खेलते रहें और कोई हमें बड़ा अवामी इज्तिमा ना करना पड़े। तो ये दोनों बातें जो हैं इसमें कुछ हद तक सदाकत है। ठीक है। अतर साहब, PTI 5 अगस्त को जलसा करने जा रही है और ये दावा किया जा रहा है कि 5 अगस्त को एक नई तहरीक का आगाज होगा। क्या इस मुश्किल सूरत हाल में PTI बड़ी तादाद में अपने कारकुनों को बाहर निकालने में कामयाब हो सकेगी? देखिए, अगर 5 अगस्त को जलसा खैबर पख्तूनख्वा में होता है तो मेरा नहीं ख्याल कि बड़ी तादाद में लोगों को निकालना कोई बहुत बड़ा मसला होगा। इस वक्त भी अगर किसी की मकबूलियत है पाकिस्तान में तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। आज हुकूमत कह दे कि जी जलसे की इजाज़त है और तहरीक इंसाफ अपना पावर शो करे तो मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा भी जलसा कर सकते हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जिस किस्म का माहौल यहाँ पे बनाया गया है, जिस किस्म का क्रैकडाउन हुआ, वो सब कुछ हमारे सामने है और इसी वजह से हुकूमत वाले भी कहते हैं कि अगर खान साहब बाहर आ गए तो फिर उन्हीं की बात सुननी पड़ेगी। तो वो अवामी सपोर्ट का तहरीक इंसाफ के लिए होना या ना होना ये तो बहस ही नहीं है। इसमें तो बिल्कुल ये वाज़ेह है कि वो सबसे पॉपुलर जमात हैं। हाँ, वो इक़्तिदार में आने के बाद पॉपुलर रहेंगे या नहीं रहेंगे वो एक अलग बहस है। ऑपोजिशन में इस वक्त तहरीक इंसाफ का किसी से मुकाबला नहीं है। मेरे ख्याल में उनको कोई चैलेंज नहीं। सही। काज़मी साहब, IPPs के मामले में बात कर लेते हैं। मुल्क में ये बड़ा मसला बनी हुई है। IPPs से होने वाले मुआहदे अवाम के सामने लाने और उन्हें ख़त्म करने का मुतालबा जोर पकड़ा है, मगर हुकूमत को हम देख रहे हैं कि वो इस मामले पर बेबस दिखाई दे रही है या बेबसी का इजहार कर रही है। इसकी क्या वजह है? देखें, ये जो IPPs का मामला है, आपको पता है 1994 से IPPs मुल्क में लगे हुए हैं और इसमें अब जो शख्सियात आके अपना हिस्सा डाल रही हैं, इसमें दो चीज़ें। एक चीज़ तो कोई इसमें शक नहीं है कि बहुत बड़ा मसला है, इसको देखने की ज़रूरत है, लेकिन क्या इसका कोई हल निकलेगा? क्या इसके जो सारी बहस हो रही है इसके नतीजे में कोई मामला सेटल हो जाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये इस वक्त जो अवामी गुस्सा है एक तरह से उसको भी कंट्रोल किया जाएगा। फिर IPPs के ऊपर दबाव डालने की कोशिश होगी कि मामलात को जो है रीनेगोशिएट किया जाए, लेकिन इसमें सॉवरन गारंटीज़ वगैरह भी हैं। तो मुझे ये मामलात इतनी जल्दी हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। दूसरा, फिर इसके ऊपर जो शख्सियात सामने आ रही हैं वो ऐसे हैं कि उनको देख के वैसे ही अवाम के जहनों में बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। गौर एजाज साहब वो निगरान वज़ीर थे, उस दौर में उन्होंने कितनी दफ़ा IPPs की बात की, अभी चंद महीने पहले की बात है। काकड़ साहब, उन्होंने भी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो निगरान वज़ीर आज़म थे। वो पूरी दुनिया घूमते रहे, अमेरिका गए, बरतानिया गए, पेरिस गए, सऊदी अरब गए, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में गए, हर किस्म की उन्होंने बात की। IPPs के ऊपर उन्होंने कितने प्रोग्राम किए, कितनी बातें की, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। तो जिस तरीके से ये मामले को उठाया जा रहा है, उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि इस वक्त हुकूमत संजीदा है इस मामले को हल करने के लिए, और ना ही ये मामला हल होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ये कहते हैं जी कि नून लीग के दौर में उमर अयूब ने बतौर वफाकी वज़ीर IPPs के साथ मुआहदों पर दस्तखत किए थे और अंगूठे लगाए थे। उमर अयूब ने उस वक्त मुआहदों की मुखालिफत क्यों नहीं की? तो मुसद्दिक मलिक का ये सवाल कितना जायज़ है? बड़ा जायज़ है जी। अगर उमर अयूब साहब ने उस वक्त किए थे तो किए किसकी तरफ से थे? उन्होंने उस वक्त उमर अयूब साहब क्या वहाँ पे कोई अवामी लीग के रहनुमा थे या उमर अयूब साहब ANP के वज़ीर थे? वो नून लीग के वज़ीर थे। नून लीग ने उनको वो जिम्मेदारी दी हुई थी और जो हुकूमत की पॉलिसी होती है तो वज़रा तो वही चलाते। तो मेरे ख्याल में ये कोई इसमें कोई इतना वज़न नहीं है। ये तो बुनियादी तौर पे वो ये कह रहे हैं हाँ हमारी हुकूमत ने ये गलत फ़ैसले किए थे, हमारे वज़ीर आज़म ने ये गलत फ़ैसले किए थे, हमारी काबीना ने ये गलत फ़ैसले किए थे, लेकिन उस वक्त हमने ये गलत फैसले जिस शख्स से करवाए अब वो शख्स कहीं और पे चला गया। तो इसमें तो कोई इतना जान नहीं मुझे लगता। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। बहुत शुक्रिया आपका। काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे और वह मौजूदा सियासी सूरत हाल पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, अपना तज्जिया दे रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। तो हमारे साथ एक ऐसी टीम के ट्रेनर मौजूद हैं, मैनेजर मौजूद हैं जो कि इस वक्त खेल रही है स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल और कौमी टीम की कामयाबी का सिलसिला जारी है। कौमी टीम अपनी शानदार कारकर्दगी मुजाहरा कर रही है। नॉर्वे कप में कौमी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने फतुहात की हैट्रिक मुकम्मल कर लिया और अपने तीसरे और आखिरी ग्रुप मैच में कौमी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने नॉर्वे के
OSTC क्लब को 3-1 से शिकस्त देकर प्लेऑफ मरहले में क्वालिफाई कर लिया, जबकि पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड ने दूसरे मैच में वार्डन सेट क्लब को 5-0, जबकि पहले मैच में नॉर्वे के अस्तोर क्लब को 6 से शिकस्त दी है। पाकिस्तानी टीम ने 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल कप में सबसे ज़्यादा गोल किए और नाकाबिले शिकस्त रही है। ताहम फाइनल में पेनल्टी किक पर कामयाब ना हो सकी और दूसरे नंबर पर रही। कतर कप में भी पाकिस्तानी स्ट्रीट चाइल्ड टीम रनर अप में शामिल हुई थी। और अभी बात करेंगे, हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद। जी बिल्कुल, मैनेजर पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम सैयद मोहम्मद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अवैस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत मुबारक, तीनों ग्रुप मैचेस में बड़े मार्जिन पर ये टीम पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है। अब तक का सफर कैसा रहा? पाकिस्तान टीम का अब तक का सफर तो बड़ा एक जबरदस्त रहा। आपको पता है कि पिछले साल भी हम लोग यहाँ पर रनर्स अप रहे थे नॉर्वे कप में, और इस दफा ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि हम लोग गोल्ड लेने में कामयाब हों। अगर स्टार्ट ऑफ द इवेंट की बात करूं तो जिस वक्त पाकिस्तानी प्लेयर्स यहाँ पर आए थे नॉर्वे के अंदर, तो क्योंकि आपको पता है अंडर 17 कैटेगरी है, कुछ प्लेयर्स अपना पिछले स्क्वाड के हमारे पास मौजूद हैं, 3 से 4 लड़कियां और ज्यादातर लड़के नए थे यहाँ पर। जिस वक्त हम नॉर्वे की सरजमीन पर उतरे तो इमिग्रेशन, जिस वक्त हम काउंटर पे खड़े थे तो एक ही आवाज आई, पाकिस्तान जिंदाबाद के नाम से। तो मुझे वो नए लड़के कहते हैं कि पाकिस्तान का यहाँ सपोर्ट मौजूद है। मैंने कहा इतनी बड़ी तादाद में सपोर्ट मौजूद है कि तुम लोग खुद हैरान होगे ग्राउंड्स किस तरीके से टर्न आउट होते हैं सपोर्ट के साथ। तो वो एक हमेशा आपको पता है कि तुमसे वो खून वैसे ही आपका गरमा देता है। और फिर जिस तरीके की लड़कियों की परफॉर्मेंस रही है यहाँ पर, सबसे बड़ा एक चैलेंज आपको पता है नॉर्वे पे ये होता है, क्योंकि जिस वक्त वेदर कंडीशंस की बात करें, आपने कहीं ना कहीं क्लाइमेटाइज होना होता है। लड़के जिस तरीके से क्लाइमेटाइज को एक चैलेंज नहीं लिया अपने ऊपर, और पहले मैच के अंदर 6 स्कोर किया गोल। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे मैच की तो 5-0 से हमने जीता। कल का जो मैच था, एक अच्छी बात है कि ग्रुप स्टेज मैचेस के अंदर आपको एक टफ कंपटीशन मिला था परसों, जिसमें हम 3-1 से हमने कामयाबी हासिल की थी। आगे अगर हम बात करें तो आज आपको पता है प्लेऑफ का मरहला खेला जाना है पहला, और सबकी नजरें उसके ऊपर बड़ी तादाद के अंदर इस वक्त पाकिस्तानी मुकाबला किसके साथ है अवैस? प्लेऑफ का मुकाबला कौन सी टीम के साथ है? हमारा जो प्लेऑफ का मुकाबला है वो नॉर्वे के प्रीमियर लीग का क्लब है, उसके खिलाफ हमारा आज मुकाबला खेला जाएगा। अगर इंशाल्लाह ताला हम लोग इसमें कामयाब होते हैं, जो हमारा दूसरा अपना अगर हम सेमी क्वार्टर की बात करते हैं तो वो पड़ेगा हमारा यहाँ जर्मनी और स्पेन का क्लब है, उनके खिलाफ मैच है। उसके अंदर देखने वाली बात है कौन सी टीम जीतती है, उनके खिलाफ हमारा पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी चीज़ मैंने कहा ना कि अगर मैं पूरे ओवरऑल जर्नी की बात करूं तो हमें जो एक बूस्ट मिला अपना इनिशियली, जो जिस तरीके से हमारे लड़कों ने पहले मैच के अंदर परफॉर्म किया, वो एक प्लेटफॉर्म आपको पता है एक लेआउट हो चुका है इस वक्त। गोल स्कोरिंग की अगर बात करें, फिर एक जो एक दहशत आप कह सकते हैं कि तावी इस वक्त पाकिस्तान टीम की हुई है। बैक टू बैक 3 मैचेस हम जीते हुए हैं, और प्लेऑफ के अंदर भी अगर बात करूं दूसरी टीम की अच्छी टीम वो नजर आ रही थी। कल भी हम वीडियो एनालिसिस कर रहे थे तो नजर आ रहा था कि उनका अगर पोसेशन की बात करें या तो काउंटर अटैक की बात करें तो अच्छी टीम आपको नजर आती है, क्योंकि सच आप जैसे जैसे स्टेज के ऊपर आप जाते हैं आपको मुश्किलात टीमें नजर आती है, मुश्किल टीमें। अच्छा अवैस, अभी आपने बताया कि प्लेऑफ मरहले में नॉर्वे के साथ मुकाबला है, फिर स्पेन जर्मनी, और स्पेन जर्मनी की बिलखसूस बात करते हैं तो उनकी नेशनल टीम्स भी जिस तरह से फुटबॉल खेलती हैं वहाँ पर ऑब्वियसली उस तरह की एक्सपर्टीज भी मौजूद होंगी, वो माइंडसेट भी होगा उस तरह का। तो ये बताइएगा कि कितना चैलेंजिंग होने वाला है प्लेऑफ मरहला, और फिर आउटफील्ड कितनी सपोर्टिव रहेगी? देखिए प्लेऑफ मरहला ऑब्वियसली चैलेंजिंग होता है, क्योंकि मैंने कहा ना, लेकिन एक अच्छी बात है कि लड़कों को आपको बूस्ट जो सा है वो मिला है पहले मैच के अंदर, जिस तरीके से लड़कों ने परफॉर्म किया। फिर उसके बाद सबसे बड़ा आपको पता है जो सपोर्ट होता है आपको हमेशा क्राउड का होता है। क्राउड जो सा है वो बड़ा एक सपोर्टिव रोल प्ले करता है, और यहाँ पर जिस तरीके से बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम आके लड़कों को सपोर्ट करती हुई आई है। मुझे कल भी याद है कि अराउंड जब परसों हम लोग मैच खेले हैं 2 से 2,500-3 हज़ार अवाम पाकिस्तान की मौजूद थी, तो एक वैसे ही आपको पता है एक बैकअप के तौर पर यूज होती है यहाँ पर। फिर उसके बाद जिस तरीके से लड़कों ने पिछला मैच एक टफ मैच आपको मिल गया, 3-1 से आपने शिकस्त दी दूसरी टीम को। पहले हाफ के अंदर अगर बात करें तो पोसेशन ज्यादा उस टीम के पास रहा, तो एक वो प्रेशर सिचुएशन से हम लोग गुजरे हैं। तो लड़कों को पता है कि हमने प्रेशर सिचुएशन से किस तरीके से हमने अपने आप को बाहर निकालना है। जरूरी होता है अगर हम बात करें स्टेज मैचेस के अंदर, अगर आपको टफ मैचेस मिले, और आखिरी मैच हमारा टफ ही था। आज का मैच सबकी नजरें दुआ भी है और दुआ रिक्वेस्ट भी है। जैसे अभी आपने कुछ देर पहले जिक्र किया है कि पिछले 2 मेगा इवेंट्स में रनर अप रही है पाकिस्तानी चाइल्ड फुटबॉल टीम की, जब हम बात करते हैं तो क्या एनालिसिस निकला आपका कि तब ऐसी कौन सी गलतियां हो गई जो इस बार नहीं दोहराई जानी चाहिए? देखिए लास्ट टाइम भी आपको पता है कि हमेशा आप एक टीम यूनिट बन के जीतते हैं। अगर हम इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात करें तो हमारे पास इस वक्त आदिल भी मौजूद है जो कि पाकिस्तान जो नेशनल टीम है उसके कैंप के अंदर भी मौजूद था। उसके अलावा पाकिस्तान अंडर 17 का कप्तान हमारे पास मौजूद है जो पाकिस्तान इस वक्त स्ट्रीट चाइल्ड टीम को भी नॉमिनेट कर रहा है। लेकिन जब गलतियों की बात करें तो आपको पता है कि बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस तो हम लोग टूर्नामेंट्स के अंदर देते हुए हैं। सिर्फ
इस दफ़ा एक ख्वाहिश है कि गोल्ड जो सा है वो हम अपने नाम लेके जा सकें। जितने भी अभी तक टूर्नामेंट्स हुए, चाहे कतर की बात करें, चाहे पिछले साल हमने नॉर्वे कप खेला था, उसमें पेनल्टी शूटआउट्स पे ही हमें शिकस्त हुई थी, तो वो चीज़ हम दोहराना नहीं चाह रहे लड़कों की। यहाँ तक कि साइकोलॉजिस्ट की बात करें, वो भी इनके साथ बैठे थे ताकि उस चीज़ से वो निकलें बाहर। जब वो चोकस का टैग जैसे साउथ अफ्रीका को लगा हुआ है, कहीं ना कहीं हमारा भी शायद पेनल्टी, जब फाइनल्स की बात करें, कहीं ना कहीं चोक हमारी टीम दुआ तो यही करते हैं तो इस दफ़ा पूरी कोशिश इस दफ़ा जो है कामयाबी हासिल हो आपको। अच्छा अवैस, हमें ये बताइएगा कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या फिर फुटबॉल फेडरेशन की जानिब से कोई आपको ताउन किया गया? देखिए, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की अगर बात करूँ, का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा है। साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बात करें, इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम हमारे ऑन बोर्ड है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्टिव एक रोल यहाँ पर प्ले किया है। PIA की बात करें, उन्होंने काफ़ी अच्छा एक हमें स्पॉन्सर यहाँ पर दी है, कौमी एयरलाइन भी आपको पता है पाकिस्तान की। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बात करें, वो बड़ा एक बैकअप रोल यहाँ पर प्ले करें। लेकिन सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा मीडिया का करना चाहूँगा कि जिस तरीके से मीडिया बैक टू बैक अपना हाईलाइट कर रहा है पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम को। क्योंकि आपको पता है, अनफॉर्चुनेट अगर स्पोर्ट्स की बात करें इस वक्त पाकिस्तान में, तो अभी ओलंपिक्स इस वक्त जा रही हैं, सिवाय हमारे एक एथलीट अल्लाह का रशद नदीम हमें गोल्ड लेने में कामयाब हो जाए, सबकी सब नजरें इस वक्त पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड टीम पे हैं। उसके बाद अच्छा वैसे ये बताइएगा, बतौर मैनेजर पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम, किन चैलेंजेस का सामना रहा? मुश्किल सफर था, आसान सफर था? देखिए, मुश्किलात तो होती हैं, आपको पता है। हमेशा जब भी एक टूर्नामेंट आप खेलने जाते हैं, जब आप एक मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, इस वक्त हम लोग अराउंड 26 करोड़ आवाम तो हो चुकी है, उसकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मौजूद है। अगर पूरे ओवरऑल सिनेरियो की बात करूँ सफ़र की, तो आपको पता है कि हम लोग पूरे पाकिस्तान से, पूरे कश्मीर से हम लोग जो सा टैलेंट को निकालते हैं, 100 के करीब लड़कों को हम लोग निकाल के फिर उसकी आहिस्ता आहिस्ता छांटी करके हम लोग आखिरी जो हमारा हाई परफॉर्मेंस जो अपना कैंप है वो अपना लगता है 1 महीने के लिए इस्लामाबाद में। मुश्किलात तो हर चीज़ में आती हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें, इसलिए हम बार बार रिक्वेस्ट भी करते हैं CSR से, यहाँ तक कि बिजनेसेस से, कि ये वो बच्चे हैं जो कि निगलेक्टेड अपना है सोसाइटी के अंदर। ये ज़्यादातर मोटरसाइकिल की दुकानों पे काम करते हैं या किसी और वर्कशॉप्स पे काम करते हैं। इनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है हाईएस्ट लेवल पे जाके अपने आप को कम्पीट करने का। और इन लड़कों ने, बहुत से लड़कों की ज़िंदगियाँ बदली हैं, जो स्ट्रीट किड्स हैं, जो कि गलियों के अंदर रहते हैं, काम करते हैं, घर बार उनके सच आपको पता है इतने अच्छे नहीं होते, अपना रोजमर्रा जिंदगी के लिए वैसे ये तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, ये तो बड़ी खूबसूरत आपने बात की है। मैं तो चाहूँगा कि आप हमारे व्यूवर्स को ये भी बताएं कि बिल्कुल जैसे आप बता रहे हैं कि बड़े हम्बल बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं और वो सिलेक्ट हो रहे हैं, तो क्या क्राइटेरिया है फिर कि कोई बच्चा अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है थ्रू स्पोर्ट्स, तो कौन से तरीक़ाकार हैं, कौन से रूल्स हैं जिन्हें फॉलो किया जाए? देखिए, स्पोर्ट्स इस वक्त आपको पता है वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज है दुनिया की, वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्रीज है। अगर स्पोर्ट्स की हम बात करें, स्पोर्ट्स हमेशा आपको पता है कैरेक्टर बिल्ड भी करता है। मैंने एक मुझे, क्योंकि इन बच्चों की अगर मैं कहानी बताऊं तो ज़्यादातर बच्चे, जैसे मैंने कहा, डिफरेंट एरिया से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये वो बच्चे हैं जिनको अगर हम उनके इलाके की बात करें तो इनको अच्छे अल्फाजों से नहीं पुकारा जाता था। ये जो हकीकत है सोसाइटी की है। लेकिन जिस वक्त एक इनको प्लेटफॉर्म दिया जाता है, जब देखा जाता है कि स्पोर्ट्स के अंदर ये लड़का अच्छा है, इसको फुटबॉल की बात करें, हम क्रिकेट पे भी काम करें, चाहे हम उसके ऊपर लेके आते हैं और जब हम रिप्रेजेंट करवाते हैं उनको मुल्की सतह के ऊपर, लिटरली जब ये बच्चा वापस जाता है, उस इलाके का ये नक्शा ही बदल देता है। क्योंकि जहाँ वो लड़के बट्टे पे काम करें, किसी और जगह पे काम कर रहे हैं और उनमें दमखम है कि वो स्पोर्ट्स के अंदर कुछ कर सकते हैं, इसको देख के अपना वो लाइफस्टाइल चेंज करता है कि हाँ यार, इसने अपनी जिंदगी बदली है तो मैं भी बदल सकता हूँ। वो इलाका अपनी जो एक उसका एक तरीकाकार होता है इसके साथ बात करने का, बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये हमने खुद देखा है इस चीज के अंदर। ये चीज हम आगे। अच्छा वैसे हमें ये बताइएगा कि ये जो बच्चे खेल रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, टैलेंटेड हैं, इनमें से कोई ऐसा टैलेंट आपको नज़र आ रहा है कि जो बड़े होकर मतलब हमारी फुटबॉल टीम में एक बड़ा नाम हो सकता है और आगे जा सकता है? देखिए, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम अपनी टीम की बात करें तो इस वक्त 4 रिप्रेजेंटेशंस तो हैं हमारे पास। जैसे मैंने अदील की बात की, वो इस वक्त पाकिस्तान नेशनल टीम का हिस्सा भी रह चुका था, सऊदीया वाले कैंप के अंदर भी था, सऊदीया का जब मैच खेला गया। उसके अलावा था जॉर्डन के मैच में, तो वो कैंप के अंदर ही था। साथ ही साथ असद नासिर की बात करूँ, लास्ट ईयर वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहा था नॉर्वे कप का, वो इस वक्त मौजूद है हमारे पास। उसके बाद उबैद है, अंडर 17 सैफ चैंपियनशिप में पाकिस्तान का कप्तान था। तो अगर पाकिस्तान नेशनल टीम की बात करूं तो इस वक्त करंटली हमारे 6 लड़के पाकिस्तान नेशनल टीम के अंदर हैं। अगर डिपार्टमेंटल फुटबॉल की बात करें, अल्लाह ख्वाहिश भी है कि डिपार्टमेंट्स जो उनसे हैं वो स्पोर्ट्स को वापस रिवाइव करें, तो अराउंड मोर देन 30+ लड़के इस वक्त डिपार्टमेंट्स में मौजूद हैं। क्रिकेट की अगर बात करूं तो मोर देन 16 लड़के इस वक्त हमारे डिपार्टमेंट्स के अंदर मौजूद है। सक्सेस स्टोरी क्रिकेट की भी थोड़ी सी अगर मैं शेयर करना चाहूँ, जमान खान एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी
मुस्लिम हैंड्स क्रिकेट एकेडमी की, उसके अलावा रिदा असलम जो कि अंडर-19 वर्ल्ड कप भी खेली थी, वो भी एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने लिटरली स्ट्रीट चिल्ड्रंस का, खास करके मैं कहता हूँ, या अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी का एक नक्शा बदला थ्रू स्पोर्ट्स। और वैसे ये बताइएगा कि one of the best स्ट्रीट things- चाइल्ड फुटबॉल टीम में सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है? आप लोग खुद कैंप्स लगाते हैं, टैलेंट हंट करते हैं, और पाकिस्तान के कौन से एरियाज ऐसे हैं जहां पर फुटबॉल का सही मानों में टैलेंट मिला आपको? देखिए, अगर इस वक्त रिप्रेजेंटेशन इस टीम की बात करूं तो हर अपना सूबे की यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है। बलूचिस्तान भी है, पंजाब भी है, सिंध भी है, केपी है, कश्मीर से अगर हम बात करें, गिलगित यहाँ तक की हम बात करें, तो हम लोग डिफरेंट अपने एरियाज के अंदर जाके हम लोग टैलेंट हंट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि 100+ अपना लड़का हम पिक करते हैं, वहां से फिर उसको स्क्रूटनाइज करके जो एक बेस्ट आपका प्लेइंग कॉम्बिनेशन होता है उसको हम निकालते हैं यहाँ पर। सही। सबसे ज्यादा आपको जो टैलेंट है हमेशा वो पासमानदा इलाके के अंदर ही मिलता है हमें। मैं इस वक्त हमेशा ही इस चीज पे बात करता हुआ आया हूँ कि जब हम छोटे से छोटे देहात के अंदर जाते हैं, आपको ज्यादा वहाँ टैलेंट नजर आता है, क्योंकि उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज होती है नहीं। और वही आजकल कोई आपको पता है, ज्यादातर वो इन्फ्लुएंस भी इतना ज्यादा सोशल मीडिया वाले मामले पे हो ही नहीं होते। शाम को वो फारिग होते हैं, वो फुटबॉल खेल रहे होते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं। हमेशा छोटे इलाके से हमें ज्यादा टैलेंट मिला, लेकिन जिस तरीके से टैलेंट की अगर बात करूं, चाहे क्रिकेट की बात करूं, चाहे फुटबॉल की बात करूं, ज्यादा जो सा है वो केपी से टैलेंट आपको निकलता हुआ नजर आता है। अगर दूर दराज एरियाज की बात करें, वजीरिस्तान की बात करें, मिरान शाह की आप बात करें, वहां से आपको बहुत ज्यादा टैलेंट मिलता है। चित्राल की बात करें, ये वो इलाके अच्छा, वैसे हमें जाते जाते लास्ट पे ये बता दीजिएगा कि हुकूमती सतह पर ऐसे कौन से इकदाम करने की ज़रूरत है कि इस तरह के जो हीरे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, वो आगे आए, उनके लिए आसानी हो? सबसे बड़ा जो इनका मसला होता है वो आइडेंटिटी का होता है। अभी भी आपको पता है पाकिस्तान के कितने ऐसे लाखों की तादाद में, बल्कि करोड़ों की तादाद में ऐसे बच्चे हैं जिनके पास शिनाख्त नहीं है पाकिस्तान की, क्यों ये नादरा का आईडी कार्ड ही नहीं है। ये ज्यादातर बच्चों की अगर बात करें तो इस वक्त इस प्रोजेक्ट के लिहाज से 25,000 से ज्यादा बच्चों को हम लोग आइडेंटिटी प्रोवाइड कर चुके हैं। नादरा की जो हम बात कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं बच्चों की। हमारी हमेशा ही रिक्वेस्ट पाकिस्तान हुकूमत से रही, आज आपके प्लेटफॉर्म से भी है, कि ये बच्चे वो हैं जिन्होंने स्ट्रीट चिल्ड्रंस की जिंदगी बदली है। हमारा एक स्लोगन आई एम समबडी के नाम से, कि मेरी भी एक पहचान है। इन लड़कों को खुदारा नादरा का है, या एक लॉ पास करें स्ट्रीट चिल्ड्रन का, जिनको इनको हकूक जो उनसे हैं वो मिल सके। इनके पास हकूक ही नहीं है बेचारों के पास। मैंने कहा ना कि जिस वक्त हम इनको, एक इंसान जब जाता है, इनको पिक करने जाता है तो अपना स्ट्रीट चाइल्ड के लिए, तो उस वक्त की जिंदगी, मेरे पास वीडियो फुटेजेस पड़ी हैं, अगर आप देखें उस वक्त इनकी जिंदगी क्या होती है, और जब ये किसी मुल्की सतह के ऊपर खेल के परफॉर्म करके वापस जाते हैं, तब इनकी लाइफ में चेंज कैसा था, उस इलाके की लाइफ में चेंज कैसा था, कि जिस तरीके से इससे पुकार रहा होता है कि हर कोई इसको हीरो समझ रहा होता है। लड़के जो यंग हैं वो बार बार इनको देख रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे बदल सकते हैं। आज भी रिक्वेस्ट है हुकूमत पाकिस्तान से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वैसे ही ऑन बोर्ड है कि जब ये लड़के वापस आएँ, जो स्ट्रीट चिल्ड्रंस है उन पे कोई लॉ बनाया जाए। ये आपके बच्चे हैं, ये मुल्क के बच्चे हैं, इनका हमने ख्याल नहीं रखना तो ख्याल किसने रखना है? दूसरी हुकूमतों ने नहीं रखना, हमने ही रखना है यहाँ पर आके। ये बहुत ज़रूरी है। यकीनन ये पाकिस्तान के बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं, और इनका ख्याल हमने रखना है। जी बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले फुटबॉल की बात कर रहे थे, अब क्रिकेट की बात करते हैं। तो पीसीबी में बड़ी पेशरफ सामने आ रही है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी के बाद चेयरमैन पीसीबी का दूसरा बड़ा फैसला सामने आ रहा है। ज़राए के हवाले से खबरें आ रही हैं कि साबिक़ कप्तान वक़ार यूनुस को क्रिकेट के मामले दे दिए गए हैं और उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक शोभा इंटरनेशनल डोमेस्टिक सिलेक्शन कमेटी के अमूर, खिलाड़ियों के एनओसी समेत तमाम फैसले अब वक़ार यूनुस करेंगे और वही तमाम फैसलों के जिम्मेदार होंगे, जबकि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी सारी तवज्जो एडमिनिस्ट्रेशन पर देंगे। और वक़ार यूनुस को क्रिकेट के मामला देने की वजह क्या है और ये फैसला पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कितना बेहतर साबित होगा, इसी पर बात करेंगे। बिल्कुल, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं इरफान ज़हीर साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरफान, T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की जो नाकिस कारकर्दगी है, उसके बाद पीसीबी चेयरमैन के बड़े फैसले सामने आ रहे हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि चेयरमैन ने साबिक़ कप्तान वक़ार यूनुस को क्रिकेट के मामला देने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए अगर हम बात करें तो कितना अहम है और कितना बड़ा फैसला है? बात की गई थी मोहसिन नकवी साहब की जानिब से, उसमें कोई हमें सब अभी तक तो सब कॉस्मेटिक नज़र आ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि आपने वहाब रियाज को हटाया, ओबियसली सीनियर मैनेजर का रोल भी उनके पास था, सिलेक्शन कमेटी का भी आपको सब जानते हैं कि ज़्यादा कंट्रोल उन्हीं के पास था और तमाम से उनकी थी। मैं तो यूएसए में था, देखता था कि तमाम मीटिंग्स वगैरह और चीज़ों के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी ज़्यादा थी, शायद कोचिज से भी ज़्यादा उनकी थी, तो वो हमें सबको आइडिया था। अगर उनको सिलेक्शन कमेटी से हटाया गया तो अभी जो रिसेंटली उनको मालदीव भेजा गया है कोचिंग के लिए, तो ये नज़र आ रहा है कि उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया।
दूसरे सब जानते हैं कि वहाब रियाज और वकास यूनुस के जो टर्म्स थे वो बहुत अच्छे थे, और ये भी सुनने में आता है कि जो खिलाड़ी बताते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के भाई भी बने रहे हैं। तो यही लग रहा है कि डिसीजन के पीछे भी वहाब रियाज साहब की इंस्ट्रक्शन ही है और मोहसिन नकवी साहब ने इनको इंडक्ट किया है। अब क्वेश्चन इधर 3-4 फर्दर आते हैं। क्या आप जब मोहसिन नकवी साहब जो अपने आप को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू में रखना चाहते हैं, अपने आप को कर्टेल करना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के अफेयर वो देखेंगे, क्रिकेटिंग तमाम अफेयर उनके अकॉर्डिंगली क्रिकेटर देखेगा, तो क्या अगर वकास यूनुस भी डिलीवर नहीं कर पाते तो क्या वो अपने आप को दोबारा यही कहेंगे कि जी मैंने अफेयर इसको देख लिए थे, मेरा मानना ये है? फिर इधर ये आपकी डिस्कशन ज़रूर आएगी, डिबेट ज़रूर होगी कि क्या आपका जो चेयरमैन होना चाहिए उसको क्रिकेट का नॉलेज होना चाहिए। फिर ये भी साथ बात होगी क्या मोहसिन नकवी साहब दोनों अपने डेजिग्नेशन से क्या जस्टिफाई कर पाएंगे। और जहाँ तक वकास यूनुस का आपने बात की, वकास यूनुस का जो पास्ट है एज अ प्लेयर, उनका कैरियर अगर देखा जाए तो दुनिया के क्रिकेट के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हैं। कोचिंग के ऊपर बहुत क्वेश्चन मार्क हैं। उन्होंने 5 दफ़ा बोर्ड में एज ए कोच काम किया, 3 दफ़ा हेड कोच, 2 दफ़ा एज ए बॉलिंग कोच। तो उसमें कोई हाथ तरखा हमें टीम में डिफरेंस नज़र नहीं आया। हमें देखा कि टीम में लड़कों के पार्ट पे अगर बात करें, जैसे हेड कोच थे तो उमर अकमल की बात की गई, अहमद शहजाद का मसला आया, फिर सरफराज जब कप्तान थे तो उनको हटाया गया, फिर मोहम्मद आमिर ने कंप्लेंट की कि मैं इनकी कोचिंग में नहीं खेलूँगा, और मिसबाह हक भी उस टाइम पार्ट थे। तो एज ए कोच उनकी कोई क्रेडिट पे ऐसी विक्ट्रीज नहीं है। हाँ, अब रोल थोड़ा सा उससे बड़ा दिया जा रहा है। अभी पीसीबी ने अनाउंस तो नहीं किया, बट अभी जो सोर्सेज बता रहे हैं कि उनको एज ए डायरेक्टर के रोल में लिया जा रहा है। जिस तरह अभी रिसेंटली कुछ मंथ पहले हमने देखा मोहम्मद हफीज़ थे, उससे पहले पास में ये तमाम कंट्रोल मिसबाह हक के पास था, और अभी समहाउ कह सकते हैं 3-4 मंथ वहाब रियाज के पास था। तो इस पे भी डिबेट हम ज़रूर कर सकते हैं। क्या एक क्रिकेटर को इतनी अथॉरिटी देनी चाहिए? क्या इतनी पावर से सिस्टम चल पाता है? प्रेसिडेंट आपके पास मौजूद है कि ये प्रॉब्लम आती हैं, और अभी आपने लास्ट मंथ अभी तमाम कोचेस को, रादर इसी मंथ आपने उनको सारा कंट्रोल दिया, आपने उनको सारी अथॉरिटी दी। तो जब ऊपर से इंस्ट्रक्शन पास की जाएंगी तो क्या वो उसको बे कर पाएंगे? तो ये कुछ इस तरह के अफेयर्स हैं, सिंपल है नहीं है। और मुझे इस पे अभी भी डाउट्स हैं कि शायद ये बाउंस बैक करेंगे। इतनी स्मूथ रनिंग अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो मुझे नहीं नज़र आ रही। अच्छा इरफान, मोहसिन नकवी वफाकी वज़ीर दाखिला भी, उनकी मसरूफियात यकीनन बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर क्रिकेट के मामला वकार यूनुस साहब नहीं देखने हैं तो फिर मोहसिन नकवी का चेयरमैन पीसीबी का ओहदा अपने पास रखने का क्या फ़ायदा? बात की हैविंग सेड दैट कि ये बिल्कुल क्वेश्चन उठेगा और ये कंटिन्यूसली डिबेट रहेगी। अब इन पे प्रेशर भी बिल्ड होगा। पहले तो आप उनको मार्जिन दे सकते थे जब एक कंटिन्यूटी पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस की चल रही थी, एशिया का वर्ल्ड कप ओडीआई वाला, और उसके बाद फिर हमने देखा कि आयरलैंड की सीरीज़ में बड़ी मुश्किल से आप जीते और इंग्लैंड में आप हारे, और फिर वर्ल्ड कप का कि चले जी टाइम नहीं हुआ, क्रिकेट को समझ रहे हैं, 2-3 मंथ लग गए हैं। और आपने एक जो सिस्टम चेंज करने की बात की, सर्जरी की बात की, तो हम सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई वाइट पेपर इशू होगा, कुछ आप रिपोर्ट हमें पब्लिश करेंगे, कुछ बताएंगे, एटलीस्ट जर्नलिस्ट कोई बुला के कहेंगे, जितने भी स्पोर्ट्स के एंकर्स हैं या रिपोर्टर्स हैं उनको बताएंगे कि ये चीज़ें गलत हुई, ये आपके नोटिस में होना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा बात करता हूँ, पाकिस्तान इज़ वन स्पोर्ट नेशन। एक स्पोर्ट आपके पास बच गई है। आप ओलंपिक्स में हाल देख रहे हैं क्या हो रहा है, हॉकी में हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। अब जो क्रिकेट है उसकी डायरेक्शन भी आपके जो हेल्म ऑफ अफेयर को लोग डील कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो मोहसिन नकवी साहब अगर समझते हैं कि मैं क्रिकेटर पे सारा बर्डन डाल के और कल को फिर भी ये टीम बुरा परफॉर्म करेगी और मैं स्केप बोर्ड ले लूँगा, ऐसे हो नहीं पाएगा। ये आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा, उनको कोई एक साइड लेनी पड़ेगी। इंटीरियर मिनिस्ट्री वाला एक फुल टाइम जॉब है, मेरा ख्याल है शायद पीएम के बाद 2nd नंबर पे सबसे बिजी शेड्यूल उनका ही होता होगा। तो उसमें कैसे वो अपना टाइम पीसीबी को दे सकते हैं। फिर दूसरा ये है कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पे चले बात कर लेते हैं। जिस तरह मैंने पहले बात की कि अगर क्रिकेटिंग अफेयर सारे क्रिकेटर ने देखने हैं तो फिर चेयरमैन का क्वेश्चन इधर ज़रूर आता है। दूसरा ये कि एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतने मैटर है, क्योंकि हमारा अक्सर पीसीबी जाना होता है या लोगों से, जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनसे बात होती रहती है। एक्स चेयरमैन से बात मेरी काफ़ी दफ़ा हुई है, उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन के इतने डे टू डे बेसिस के ऊपर काम है कि अगर आप सारा दिन भी बिजी रहते हैं तो आपको एक लम्हा नहीं मिलता कि आप कुछ और काम कर सकें। तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा सीरियस नोट के ऊपर पैटर्न चीफ जो है वो पीएम साहब हैं, उनको भी उस पर बात करनी चाहिए। मोहसिन नकवी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन पे शायद किसी को डाउट नहीं है, उन्होंने एज ए सीएम बड़ा अच्छा पंजाब में काम किया है, बट 2 डेजिग्नेशन को रख के दोनों के साथ जस्टिफाई करना, ये अभी तक जो उनका टाइम गुजरा है
वो नहीं कर पाए, इस पे उनको सीरियसली अब मेरा ख्याल है एक डायरेक्शन ज़रूर लेनी चाहिए। अच्छा ज़हीर, खबरें ये भी आ रही हैं कि रोटेशन पॉलिसी के तहत चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आइंदा 2 साल के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत संभालेंगे। अगर मोहसिन नकवी एसीसी के सदर बनते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट को इससे कोई फ़ायदा होगा? जिस तरह आपने क्वेश्चन में कहा, ये रोटेशन पॉलिसी होती है हर 2 साल के बाद आपका नया प्रेसिडेंट आता है। अभी जय शाह है, जय शाह का इन्फ्लुएंस तो बहुत ज़्यादा नज़र आया। उसने एशिया कप का मॉडल हाइब्रिड करके छोड़ा, उसने कहा। अब उसमें आईसीसी का रोल भी आता है। लो कि एशिया कप जो है ये आईसीसी के एम्बेड के अंदर नहीं आती, ये सेपरेट एंटिटी है और इसका मकसद ये है कि एशिया की क्रिकेट जो है वो फ्लरिश करे। तो आईसीसी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट आप क्या इतने स्ट्रॉन्ग हैं? अभी आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा अगर आप ये पूरा चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में करवा पाते हैं, भारत को बुला पाते हैं, तो इट्स मीन कि आपके अंदर कुछ करेज है, आप आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। अगर तो ये कर पाए तो फिर इस आगे जो आपके पास ये डेजिग्नेशन मिलने जा रहा है वो आपके काम आएगा। बट अगर आप इस पे भी हाइब्रिड मॉडल में चले जाते हैं या भारत नहीं आता तो फिर मेरा नहीं ख्याल इसका कोई है, क्योंकि उन्होंने अगर आज आपकी बात ना मानी, बाकी बोर्ड तो आप बांग्लादेश की बात कर ले, श्रीलंका की बात कर ले, अफगानिस्तान या यूएई, इन बोर्ड से आपने क्या बात करनी है? वो तो ओबियसली इनका ना कोई चार्म है, ना इनका कोई मैच देखने आता है दुनिया किसी के वेन्यू पे मैच हो। वेन्यू तो सिर्फ आपका तब भरेगा जब पाकिस्तान इंडिया आएगा, और दुनिया का चाहे इवेंट हो, चाहे एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, तो आपकी आईसीसी की भी कोशिश होती है, एसीसी की भी कोशिश होती है कि पाकिस्तान का इंडिया का मैच होगा, रेवेन्यू बनेगा, ब्रॉडकास्टर आएंगे और आपको स्पॉन्सर मिलेंगे। तो ये तो सारे का सारा उसी पे बेस करता है। मैं इसको बहुत हाइप नहीं देता कि जी उनको प्रेसिडेंसी मिल जाएगी एशियन क्रिकेट काउंसिल की, ऐसा हो कुछ हो जाएगा। ये सारा बेस करेगा जितने भी अफेयर्स हैं चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर। हाँ, आप ये कार्ड ज़रूर प्ले इन कर सकते हैं चैंपियन ट्रॉफी में भी, आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि हमने बड़ापन किया, हम वर्ल्ड कप में खेलने आए, आप कंपेल करें आईसीसी को कहें कि वर्ल्ड कप खेलने आए। दूसरा ये है कि अब उसके बाद नेक्स्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप होना है भारत में, उसके बाद एशिया कप होना है भारत में। तो ये होस्टिंग के ऊपर आप बात कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं और बार्टर करें उनके साथ। देखिए, आज अगर आप बार्टर नहीं करेंगे तो फिर वो सारी ज़िंदगी जिस तरह हम वो स्लेव्स वाली बात करते हैं, आप फिर डरते रहेंगे। क्रिकेट आपकी पहले ही टीम भी बुरा परफॉर्म कर रही है, जब टीम परफॉर्म अच्छा करती है उससे भी कॉन्फिडेंस आता है बोर्ड के अंदर, तो ये भी है। बट नेवरदलेस फिर भी आपके पास एक पॉइंट है, आप बड़ी टीम है, आपने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, चैंपियन ट्रॉफी जीती हुई है, T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, तो आपको साइडलाइन कभी भी नहीं किया जा सकता। तो ये आप ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इरफान ज़हीर, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और क्रिकेट में क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, उससे मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे। आप एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, इस वक्त एक शाहकार की हम बात करने जा रहे हैं जी। ये शाहकार है द ग्लास वर्कर फिल्म, जो नई बुलंदियों को छू रही है। ये फिल्म ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बड़े सगीर की पहली एनिमेटेड फिल्म है जो हाथ से बनाई गई है। इस शाहकार की तैयारी में 10 साल लगे हैं और ये फिल्म 1477 शॉट्स और 2500 इनफरादी ड्राइंग्स पर मुश्तमिल है। इस फिल्म को कॉन्स फिल्म फेस्टिवल समेत मुतादिद आलमी फेस्टिवल्स में पेश किया जा चुका है। ये फिल्म मुल्क भर में 26 जुलाई से सिनेमाघरों की जीनत बन चुकी है और इस फिल्म को शायकीन के लिए उर्दू और इंग्लिश दोनों वर्जन्स में पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान की सबसे इस खूबसूरत फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस पर शानदार आगाज़ भी हुआ है और इसे मुल्क भर में भरपूर पज़ीराई भी मिल रही है। शायकीन की जानिब से खूब पसंद किया जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक द ग्लास वर्कर अपने पहले हफ्ते में 1 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस कर चुकी है। इस वक्त इस शाहकार फिल्म के डायरेक्टर उस्मान रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बिल्कुल उस्मान, आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो हमें बताएं, द ग्लास वर्कर ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि बरसगीर के हाथ से बनाई गई पहली एनिमेटेड फिल्म है। जब आपने ये फिल्म बनाना शुरू की थी तो आपकी उम्र 13 साल थी गालिबन। ये फिल्म बनाने का ख्याल कैसे आया, कैसे आइडिया आया ऐसी फिल्म बनाई जाए और मुख्तलिफ हो, मुनफरिद हो? बहुत शुक्रिया जी। फिल्म की आइडिया या इंस्पिरेशन कह सकते हैं। मुझे बचपन से एनिमेशन का तो बहुत शौक था। बचपन से ड्रॉ कर रहा हूँ, बचपन से म्यूज़िक बजा रहा हूँ। तो एनिमेशन और एनिमेटेड फिल्म्स आर लाइक अ अमेलगमेशन ऑफ एवरीथिंग दैट आई लव डूइंग। मैं म्यूज़िक बजाता हूँ, मैं कंपोजिशंस लिखता हूँ, मैं कहानियाँ लिखता हूँ और मैं करता हूँ और एनिमेशन करता हूँ। तो इंस्पिरेशन तो बचपन से एक शौक रहा था। और फिर जब मैं 16 साल का था, मैंने मुरानो ग्लास ब्लोअर्स को देखा था। मुरानो ग्लास ब्लोअर्स इटली में मशहूर ग्लास ब्लोअर्स हैं और उस प्रोसेस को देख के मैंने कहा कि किसी ने इस चीज़ के बारे में फ़िल्म क्यों नहीं बनाई है।
और फिर मैं 16 साल का था उस वक्त, मैं ये नहीं सोच रहा था कि मैं बड़े होके इस पे फिल्म बनाऊंगा, लेकिन जब मौका मिला कि मैं अपनी एक एनिमेटेड फिल्म बनाऊं तो ये पहली आइडिया थी जो मैंने निकाली और फिर हमने ये फिल्म बनाई। अच्छा उस्मान, मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था इस मूवी के बारे में, और वो ये कि जो भी करेक्टर्स इसमें हैं, मोस्टली जो करेक्टर्स हैं वो जापानीज़ एनिमे टाइप जो होते हैं ना, कार्टून, उस टाइप के हैं। तो जो हमारे साउथ एशियन फेस फीचर्स हैं, जो यहाँ के खदो खाल है, वो मुल्क मुख्तलिफ हैं। तो अगर ये मूवी रिप्रेजेंट कर रही है साउथ एशियन कल्चर को या यहाँ के जो मामलात हैं उनको, और ये पाकिस्तान की एनिमेटेड मूवी है, तो आपका क्या ख्याल है इस हवाले से कि ये फेस फीचर्स चेंज होने चाहिए थे या ये बेहतरीन है? ये बहुत ही सब्जेक्टिव सवाल है, क्योंकि अगर ये जापानीज स्टाइल को भी देखें तो वो जापानीज एनिमे में वो जापानी थोड़ी लगते हैं। जी जी, मतलब उनके फीचर्स बिल्कुल भी अलग, बिल्कुल भी वही नहीं है जो जापानियों के फीचर्स होते हैं। तो उस स्टाइल को लेके हमने स्किन टोन्स को डार्कन करके अपनी एक चीज़ बनाई है जिसमें पाकिस्तानियत उसमें ये नज़र आती है कि वो कपड़े क्या पहने हुए लोग, वो आर्किटेक्चर जिसमें वाटर फ्रंट टाउन का जो आर्किटेक्चर है वो कॉलोनियल आर्किटेक्चर और इस्लामिक आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस्ड है, और बहुत सारी मतलब मशहूर इमारतें जो कराची में नज़र आती हैं वो फिल्म में भी नज़र आती हैं। और जो खाना भी जो कैरेक्टर्स खाते हैं, कई कैरेक्टर के नाम पाकिस्तानी नाम है, कई पाकिस्तानी नाम नहीं है। ये एक फिक्शनल सेटिंग है जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें मिलाकर एक एस्थेटिक बनाई है जिसमें जो पाकिस्तानी है उनको पाकिस्तानियत नज़र आएगी, और जो इंटरनेशनल अवाम है जो फिल्म देखेंगे इंशाल्लाह उनको एक फेमिलियर एस्थेटिक नज़र आएगा, लेकिन पाकिस्तानी चीज़ें उसमें नज़र आएंगी। अच्छा उस्मान, इस फिल्म को बनाने में 10 साल का अरसा लगा। ये फिल्म 1477 शॉट्स और 2500 इनफरादी ड्राइंग पर मुश्तमिल है। ये काम कितना मेहनत तलब था? इस दौरान आपको किन किन मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो जिन शॉट्स की आप बात कर रही हैं वो मेरे स्टोरी बोर्ड्स थे। स्टोरी बोर्ड्स में मैंने 2500 इंडिविजुअल ड्राइंग्स बनाई, लेकिन फिल्म में बहुत ज़्यादा ड्राइंग्स हैं। अगर आप मैथ करें तो मतलब मूवी 24 फ्रेम्स पर सेकंड होती हैं और ये 100 मिनट की फिल्म है, तो आप उससे हिसाब कर सकते हैं। मतलब 12 फ्रेम्स पर सेकंड भी अगर देख लें उसमें बहुत ज़्यादा ड्राइंग्स हैं। तो 10 साल मुझे पूरी जर्नी में 10 साल लगे, लेकिन फिल्म को बनाने में हमें 4 साल लगे। 2014 में मैंने ये शुरू किया था, मैं 23 साल का था 2014 में। आई एम 33 नाउ। तो 10 साल इसमें इसलिए लगे कि 2014 से 2018 तक हमने स्टूडियो को खड़ा किया, लोगों को हायर किया, लोगों को ट्रेन किया, कहानी को फिर मैंने इम्प्रूव करके जेफरी वेक्सलर और मोया ओशे के साथ काम करके सब कुछ तैयार हमने किया, खिज़र और मरियम और मैंने। और फिर 2019 में फुल स्केल प्रोडक्शन हमने शुरू की, और 2019 से लेके 2023 के आखिर तक हमने ये फिल्म बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह अब रिलीज़ हो गई है। लेकिन ये बहुत मेहनत और बारीकी का काम है। हर फ्रेम ड्रॉन है और हर बैकग्राउंड जो फिल्म में नजर आता है वो हाथ से पेंट हुआ है। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत की है। अच्छा उस्मान, ये बताइएगा अब तक इस मूवी को जो रिस्पांस मिला है ओवरऑल वो कैसा है? आप कैसा फील कर रहे हैं? और एनिमे जब हम बात करते हैं इस जॉनरा की तो एक बहुत बड़ी ऑडियंस है इसकी और बहुत शानदार मूवीज इसमें बन चुकी हैं। पाकिस्तान का बिलखसूस आप इसमें क्या मकाम देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ कि लोग फिल्म जाके देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि इस फिल्म का कोई ऑडियंस नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन मुझे पता था कि यहाँ पे इतने एनिमेशन फैंस हैं, इतने लोग हैं जो इस किस्म की फिल्में देखते हैं। मुझे पता था कि इनको इस फिल्म से खुशी होगी कि ये पाकिस्तान में बना है। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि लोग फिल्म जाके देख रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2, आई थिंक them appreciating the story and finding just things that they're resonating with. That is very important to me, क्योंकि जब पहली दफ़ा लोगों ने फिल्म देखी थी NSE में, जो एक मशहूर एनिमेशन फेस्टिवल है, वहाँ पे मैं पहली दफ़ा लोगों के साथ बैठ के देख रहा था, और जब वो थिएटर से निकल रहे थे वो इस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे थे कि ये पहली पाकिस्तानी हैंड ड्रॉन एनिमेटेड फिल्म है, कि इन लोगों ने कितनी मेहनत की है, कितनी अच्छी बात है। वो फिल्म की कहानी के बारे में बात कर रहे थे, वो फिल्म की पोजीशन के बारे में बात कर रहे थे। तो और वो डिस्कोर्स जो फिल्म के बाद जो होता है उस चीज़ को देख के मुझे बहुत खुशी हुई थी। अच्छा उस्मान, हमें ये बताएं कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं?
अभी तो इस फिल्म को और प्रमोट करना है और पाकिस्तान में देखते हैं कि इसकी सिनेमा में साइकिल कितनी देर होगी, और फिर जो अभी और फिर जापान में लेके जा रहा हूँ फिल्म इंशाल्लाह अगस्त तो शुरू हो गया, सॉरी, तो मतलब 2 हफ्तों में जी जी। जापान लेके जा रहे हैं। जापान में हम हिरोशिमा एनिमेशन सीजन में इस फिल्म को प्रीमियर करेंगे और फिर देखते हैं इंटरनेशनल रिलीजेस आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे। लेकिन मेरे जो इमीडिएट प्लान्स हैं, मैं एक लंबी छुट्टी लूंगा इंशाल्लाह। ठीक अच्छा हो गया। उस्मान जी, जाते जाते बस ये भी बता दीजिएगा कि जैसे जो बड़े मूवीज़ के प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स है, अमेजोन प्राइम है, वहाँ पर हम इंटरनेशनल काम बहुत देख रहे हैं। अब तो हम साहब मुल्क जो भारत है उसका काम बहुत वहाँ पर आए, तो पाकिस्तान कहाँ है? अब पाकिस्तान कब आएगा? देखते हैं मुझे नहीं पता, अभी हमारी डिस्कशंस चल रही हैं बहुत सारे लोगों के साथ, लेकिन अभी एज सच कुछ पता नहीं है। तो अगर ग्लास वर्कर इंशाल्लाह इन प्लेटफॉर्म्स पे एक दिन आ जाए, मैं बहुत खुश हूँगा, लेकिन देखते हैं। चले, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है, मजीद आगे बढ़े, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, कामयाब हों। बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने सुनो वक्त दिया। सेहत के हवाले से बात करेंगे। आजकल बरसात का मौसम है, बल्कि हो रही है बारिश अभी भी, और बारिश के साथ साथ शदीद हब्स होती है, जिस वजह से मौसम में हवा जो है बिल्कुल हवा के साथ नमी महसूस होती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है और दिल नहीं करता कि आप वर्कआउट करें। तो वर्कआउट बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी। सेहत ख़राब हो जाएगी तो मामलात ज़िंदगी मुतासर होंगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप वर्जिश करें, लेकिन वर्जिश कब करें, कैसे करें, और इस वेदर में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें जो सामने आ रही होती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं ज़रूर करनी चाहिए। तो इसलिए हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद है, उनसे उनकी राय जानते हैं। जी बिल्कुल, हेल्थ एंड फिटनेस एक्सपर्ट, जिम इंस्ट्रक्टर हाफिज खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर टाइम सर। कैसे हैं आप? सर वेलकम, अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? बेहतरीन। खालिद साहब, अब साहब के सामने मॉनसून स्टार्ट हो गए और एक्सरसाइज भी लाजमी है, सही है। तो क्या करें सर, अब बताएं जरा। सर वैसे दुनिया की कोई बुक नहीं कहती कि आप इस मौसम में एक्सरसाइज छोड़ दें। अच्छा, पहले तो ये मिथ बनी हुई है कि आप जॉइंट कमज़ोर हो जाते हैं, खून पसीने एक हो होता जाता है है, और एक्सरसाइज नहीं। हम बचपन से ये बातें सुनते बिल्कुल ऐसे ही हैं, है। मेडिकल साइंस इस बात को नहीं मानती। हाँ, खुदा ना खास्ता आपकी बॉडी में कोई इंजरी है, कोई आपकी बॉडी में सर्जरी हुई हुई है, तो फिर ठीक है, मेडिकल हेल्थ इश्यूज़ हैं तो फिर ओके है, फिर आप इस मौसम में ट्रेनिंग ना करें। अदरवाइज़ ये बाकी जितने भी लोग हैं सारे, इनके जो एक्सक्यूज़ है ना, मैं कहता हूँ ये जो एक्सक्यूज़ है ना आपका, ना आपकी कैलोरी बर्न करने वाला है, ना आपको फिट करने वाला है, ना आपका मतलब फैट रिड्यूस करने वाला है। तो जब हम इस मौसम में एक्सक्यूज़ देते हैं कि हमने एक्सरसाइज नहीं करनी क्योंकि बाहर बारिश हो रही है या वेदर अच्छा है, तो क्या हम खाना पीना क्यों नहीं बंद करते इस मौसम में? फिर खाना पीना भी बंद करें, अगर वो चल रहा है तो फिर एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। वेरी सिंपल बात है। हाँ, जहाँ तक किस टाइम करनी चाहिए ना, मसला ये है कि सांस बंद होती है बहुत ज़्यादा। हाँ, मैं बताता हूँ, देखिए आपके जो इन्वायरमेंट है ना, वो बहुत काउंट करता है इस मौसम में ख़ास तौर पर। देखिए अगर आपको आउटसाइड जो है आप नहीं कर सकते, गर्मी है तो नो प्रॉब्लम, आप एसी में कर लें। आपका जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। अगर आप एसी वाले जिम में, एयर कंडीशनर वाले जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको ज़रूर करनी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद सबसे अहम बात यह है कि आपको पता है मानसून में इम्यूनिटी जो है हमारी बहुत वीक हुई होती है, ठीक है, उस वजह से हम बहुत सारे बैक्टीरियाज जन्म ले लेते हैं, जैसे नज़ला, जुकाम, खांसी, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो जाती हैं। खालिद साहब, फूड पॉइजनिंग बड़ी आम हो जाती है, गैस्ट्रो के अमराज बहुत आम हो जाते हैं। तो उसके लिए बेस्ट है कि सिर्फ अपनी डाइट का ख्याल रखें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन इस मौसम में प्लीज़ ना खाएं। जस्ट लाइक आपने सैलड खानी है अगर, तो रॉ फॉर्म में बिल्कुल ना खाएं, उसको स्टीम कर लें, सौते कर लें थोड़ा सा उसको, तो इस फॉर्म में आप सैलड ले लें। देखिए बिटर फ्रूट्स जो हैं इस मौसम में सबसे बेस्ट हैं आपके लिए। लाइक जामुन जो है वो बहुत अच्छे हैं आपके लिए, आप जितने खा सकते हैं खाएं। इवन जामुन जो है, आप अगर शुगर पेशेंट है तो उनके लिए भी बहुत अच्छे हैं। दूसरा, आप सब्जियों में अगर आ जाएं तो जैसे करेले हैं, जैसे मेथी है और पालक है, इस तरह की चीज़ें जो थोड़ी कड़वाहट है जिनमें, वो इस मौसम में आप खा सकते हैं। सेकेंडली है कि हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, आप ज़ीरे का इस्तेमाल ज़्यादा करें अपनी हंडिया में ख़ास तौर पर। और दूसरा ये है कि आप जिंजर टी का इस्तेमाल जो है ना वो 2-3 टाइम दिन में रखें, आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी, आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस मौसम में कौन से फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, तो फ्रूट्स में वाटरमेलन जो है, मेलन जो है, मस्क मेलन जो है, ये बिल्कुल भी मत खाएं। बाहर से ऑरेंज जूस जो है इनको पीना बंद करें। आप फ्रूट्स खा सकते हैं, और इसके अलावा आप कोशिश करें कि अगर आप वेजिटेबल्स खाने का शौकीन हैं तो वेजिटेबल को थोड़ा सॉल्ट वाटर में ला के आधा घंटा पहले रख दें, फिर उसको अच्छे से क्लीनिंग करके, साफ़ करके
फिर आप उसको इस्तेमाल करें। अच्छा हाफिज साहब, अगर आपका यूरिक एसिड हाई है, क्योंकि इस दौरान हम देखते हैं हम लोगों के मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहे हैं, तो यूरिक एसिड हाई है तो कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, और दूसरा कौन सा ऐसा फूड है जो हम खा सकते हैं, सैलेड और वटएवर? कार्डियो तो बेस्ट है यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए। इवन आप फैटी लिवर हैं, हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक हैं, तो कार्डियो सबसे बेस्ट है। हाँ, जो कार्डिक पेशेंट हैं उनके लिए डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं, वो एक वर्ल्ड रिसर्च सेंटर ने, एक मैं रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें यह था कि बहुत हाई वेट लिफ्ट मत करें, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग उनके लिए नहीं है, बहुत लाइट वेट से वो ट्रेनिंग करें। जहाँ तक बात है कि डाइट कौन सी खाएं, देखिए अल्लाह ताला ने हर मौसम में फ्रूट्स और वेजिटेबल मौसम के मुताबिक उतारे हैं। आप जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो बिल्कुल खाएं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी फ्रूट्स खा सकते हैं। आजकल मैंगो बड़ा इन है, जो फ्रूट्स हैं कॉमन है, बहुत ज़्यादा जगह जगह पे आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है वो आपको डेफिनेट खाने चाहिए। लेकिन यूरिक एसिड और हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स को आम या बनाना तो मना कर दिया जाता है कि इसमें पोटाशियम और ऑयली चीज़ें क्यों नहीं खानी चाहिए? देखिए डेफिनेट ऑयली चीज़ें जो है वो तो वैसे सभी को नहीं खानी चाहिए, लेकिन अगर आप पेशेंट हैं, खुदा न खास्ता आपको यूरिक एसिड है या फिर आप फैटी लिवर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो आप टोटली अवॉइड करें। अगर आपने खाना भी हो तो जस्ट आप ऑलिव ऑयल जो है वो थोड़ा डाल सकते हैं, वो भी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल जो है। और कौन सी चीज़ें जो है वो नहीं खा सकते, मतलब मीट नहीं खा सकते? देखिए जो हाई प्रोटीन चीज़ें हैं, जिसमें हाई दालें हैं, जिसमें राजमा है, रेड किडनी बीन्स है, या मीट है बहुत ज़्यादा, जैसे हम बीफ खाते हैं, हाई प्रोटीन है, नेचुरल बीफ में अल्लाह ताला ने स्टीरॉइड्स रखी हुई हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बीफ जो है ये सेहतमंदों का मीट है। कहते हैं बीफ तो बीमारी लेके आता है। देखिए आप हर वो चीज़ खाएं जो चीज़ आपको बीमारी में डॉक्टर मना करते हैं, आप सेहतमंदी में वो खाएं। अगर आप वो खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप कभी भी वो बीमार नहीं होंगे। लेकिन अगर आप बीमार हो गए हैं फिर तो खाना मजबूरी है आपकी। लेकिन देखिए भाई, अगर आप अपने पोर्शन कंट्रोल रखें, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, अगर आप कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो डेफिनेट आपके लिए नुकसान है। इवन आप आबे ज़मज़म, उसमें शफा है, सब कुछ है, लेकिन आप ओवर लेंगे तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। तो बेहतर यही है कि आप एक इत्तेदाल के अंदर रह के आप वो चीज़ खाएं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है। जहाँ तक एक्सरसाइज की बात है तो एक्सरसाइज डेफिनेट करनी चाहिए। हाँ, आप एक्सरसाइज अगर बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसको 50% ऑफ कर दें, ठीक कम कर दें आप। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज खालिद साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया जी, और बड़ी अहम टिप्स आपने बताई हैं कि जी बैलेंस डाइट, बैलेंस वर्कआउट मॉनसून में आपको भी सेहतमंद रखेगा। तो नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं सिंध से, जहां पाकिस्तान में पहली बार खवातीन को इमरजेंसी सर्विसेज में बतौर रेस्क्यूअर्स शामिल किया गया है। पंजाब इमरजेंसी रेस्क्यू अकेडमी से 6 माह की कामयाब प्रोफेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग के बाद 72 खवातीन पर मुश्तमिल रेस्क्यूअर्स इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए तैयार हैं। रेस्क्यू 1122 की आला तरबियत याफ्ता रेस्क्यूअर खवातीन को कराची के मुख्तलिफ अजला में तैनात किया गया है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इमरजेंसी रेस्क्यू ऑफिसर हैं ओनिज़ा और दूसरी आयशा फारूक। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं। सबसे पहले आयशा आप बताइएगा, और आप भी ओनिज़ा हमें बताइएगा कि पहली खवातीन रेस्क्यू एहलकार होने पर आप कैसा महसूस कर रही हैं, और रेस्क्यू 1122 में शामिल होने का ये तजुर्बा कैसा रहा? ओनिज़ा, पहले आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया हूँ दैट यू इनवाइटेड मी इन दिस शो, और आपने हम लोगों को मौका दिया। तो सबसे पहले तो ये कि कभी सोचा नहीं था कि हम लोग इस फील्ड में आएंगे, और रेस्क्यू ना सिर्फ मर्द कर सकते हैं बल्कि औरत भी। उनके जैसे हर फील्ड में शाना बशाना खड़ी है। रेस्क्यू 112 सिंध ने ये मौका दिया कि औरतें ना सिर्फ इस सर्विस को ज्वाइन करें बल्कि वो इस सर्विस को ज्वाइन करके ये भी प्रूव कर रही हैं कि औरतें बाकी फील्ड में जैसे किसी से कम नहीं है, रेस्क्यू में भी किसी से कम नहीं है। तो ये एक अपने में ही एक प्राउड मोमेंट होता है कि इमरजेंसी ऑफिसर, बीइंग अ फीमेल इमरजेंसी ऑफिसर, यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग। आप ना सिर्फ हर चीज़ मैनेज करें, इमरजेंसी में रिस्पॉन्ड करें, लोगों की जान बचाएं, और वैसे भी जिसने एक जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। कुरान की आयत पे हमारी पूरी रेस्क्यू सर्विस जो है वो कायम हुई भी है, और हम लोग वही कर रहे हैं। आयशा, आप बताइएगा कैसी रही आपकी ट्रेनिंग जर्नी, कैसा रहा आपका? जर्नी तो देखिए, जैसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस हियर। और जर्नी जैसे कि मुश्किल भी था, आसान तो जर्नी नहीं था, क्योंकि एक प्रोफेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग थी जिसके अंदर जो है सीखने का तो बहुत मौका मिला, लेकिन साथ हमने मौसम के जो सर्द गर्म थे वो भी बर्दाश्त किए, घर वालों से दूरी भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बन के सामने आए हैं, और बहुत ही काबिल फख्र एक मूवमेंट है पूरी फीमेल रेस्क्यूअर्स के लिए
क्योंकि आपको पता है कि वर्दी की बाइज्जत नौकरी और वर्दी का पहनना ही एक अपने आप में एक फख्र की बात है। बिल्कुल ऐसे है। तो ट्रेनिंग भी बहुत ही शानदार ट्रेनिंग की है और ट्रेनिंग के जो मसाइब थे वो भी बर्दाश्त किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की खुशी है कि आज एक स्ट्रॉन्ग फीमेल के तौर पर सामने आए। बिल्कुल। अच्छा उनीसा, हमें बताइएगा कि बतौर ख़वातीन रेस्क्यू एहलकार होने पर इस फील्ड में आने के बाद आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और आपने क्या समझा कि कितनी ज़रूरत थी इस फील्ड में भी ख़वातीन की? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि इस फील्ड में ना सिर्फ ये कि एक लड़की आ रही है, एक औरत भी, बल्कि जो एक शादीशुदा है वो अपने बच्चे को छोड़ के आई है। जो मैं अपनी बात करूंगी तो मैं अपने बच्चे 7 महीने के बच्चे को छोड़ के ट्रेनिंग पे गई, लेकिन सिंध मैं कहूँगी इतना उन्होंने अच्छा इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने इतना मोटिवेट रखा। वरना कैडेट्स होते हैं, अकेडमी में होते हैं, बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं, इतनी टफ ट्रेनिंग है और घर वालों से दूर है, इतने छोटे बच्चे को छोड़ के आए। लेकिन जब वो एक कॉज बताते हैं ना कि हम हैं क्यों और ये किस लिए हैं और ये हम खुद से हम नहीं चूज़ हुए, ये अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे चूज़ करके खड़ा किया है, तो मैं ये कहती हूँ ये अपने में ही एक आपकी मोटिवेशन होती है। और ना सिर्फ ये मोटिवेशन आपको आगे बढ़ाती है, बल्कि मैं कहूँगी कि बीइंग अ फीमेल जो चैलेंज सबसे बड़ा फैमिली का होता है। आयशा, आप बताइएगा कि जहाँ पर और कई प्रोफेशंस ऐसे हैं जहाँ पर ख़वातीन को प्रेफर किया जाता है, तो ऐसे में रेस्क्यूअर बनना ही क्यों ज़रूरी समझा आपने? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि सिंध हुकूमत का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जी आयशा, फीमेल्स को सबसे अव्वल में लाके खड़ा करना, बीइंग अ रेस्क्यूअर इन सेट है कि खवातीन जो है खवातीन के साथ ही कंफर्टेबल होती है। तो आपको पता है कोई इमरजेंसी आती है, अगर उसमें खवातीन जख्मी हो रही हैं या खवातीन के ऊपर कोई भी ऐसी मुसीबत आ रही है, तो जो खवातीन रेस्क्यूअर्स हैं वो उनके साथ फीमेल रेस्क्यूअर्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं। अभी कुछ हालिया एक जगह आतिश रेस्क्यू का वाक़या हुआ, तो उसके अंदर भी स्नॉर्कल के थ्रू खवातीन को उतारा गया और हम वहाँ खवातीन मौजूद थे जो मुसीबत में गिरी उन खवातीन को हौसला भी दे रहे थे और साथ साथ उनको रेस्क्यू भी कर रहे थे। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये जो जिस माशरे में हम रहते हैं जहाँ की नॉर्म्स हैं, तो उसमें खवातीन रेस्क्यूअर्स का होना बहुत ज़रूरी है। मेडिकल की फील्ड में हो गए, कोई नागहानी आफत आती है वहाँ पर हो गए, तो खवातीन को ज्यादा अच्छी तरीके से हौसला दे सकती हैं। सही और वैसे तो आपको पता है कि रेस्क्यूअर इन जनरल होते हैं, लेकिन आज भी इस तरह का पाकिस्तान के अंदर जो खवातीन हैं वो खवातीन के साथ ज्यादा बातचीत करने में आसानी समझते हैं, उनको प्रेफर करते हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल फील करती हैं खवातीन भी। अच्छा, आप दोनों हमें लास्ट में ये पैगाम दे दें कि जो नौजवान लड़कियाँ इस चीज़ में शामिल होना चाहती हैं, वो भी 11 22 में रेस्क्यू एहलकार के तौर पर आपकी तरह अपने माँ बाप का और पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद करना चाहती हैं, वो किस तरह से अप्लाई कर सकती हैं और क्या पैगाम है उनके लिए? उन्हें आप बताइएगा पहले। पैगाम तो उनके लिए यही है कि वो ज़रूर सर्विस को ज्वाइन करें और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि वो बीइंग मोटिवेटेड और पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए इफ़ यू आर पेट्रियाटिक देन ये आपको सबसे अच्छा एक फील्ड है। इसके अलावा ये कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपके रेस्क्यू 1122 के जो है वो फेसबुक पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे एडवर्टीजमेंट आए हुए हैं। पीटीएस का टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट आपने क्लियर किया, देन आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपने अकेडमी से अगर 6 मंथ्स की कामयाब सक्सेसफुल ट्रेनिंग आपने हासिल कर ली, उसके बाद आप इस सर्विस को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। ये इसका थोड़ा सा मरहला होता है। जी आयशा। अच्छा, जैसे कि जो है इमरजेंसी ऑफिसर उनैजा ने बताया, तो सेम इन्हीं मराहिल से गुजर के हम जो है रेस्क्यू 1122 में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल आपको पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस के थ्रू टेस्ट देना होता है, इसके बाद आपका एक फिजिकल टेस्ट लिया जाता है, इसके बाद आपके इंटरव्यूज होते हैं और उस इंटरव्यू में अगर आपकी एलिजिबिलिटी शो हो जाती है तो इसके बाद आपको पंजाब रेस्क्यू सर्विसेज अकेडमी भेजा जाता है, जहाँ आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है और उसमें आपके 4 मुख्तलिफ कॉम्पोनेंट्स पे आपको पेशा वाराना जो है ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू है, फायर फाइटिंग की है, मेडिकल है और इसके अलावा वाटर रेस्क्यू की ट्रेनिंग है। तो इन तमाम मराहिल से गुजर के और मैं हम अपने बैच के जी, बहुत शुक्रिया आपका उनैज़ आयशा, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। नाजरीन, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की बाहिम्मत खवातीन की।
पाकिस्तानी कोहपेमा अनम उजैर ने 8000 मीटर से ऊंची दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी ब्रॉड पीक को सर करने का एजाज अपने नाम किया है। लाहौर से ताल्लुक रखने वाली अनम उजैर ब्रॉड पीक को सर करने वाली दूसरी पाकिस्तानी खातून है। इससे कबल नाइला कियानी भी इस चोटी को सर कर चुकी हैं। ब्रॉड पीक अनम उजैर के करियर की 8000 मीटर से बुलंद दूसरी चोटी है। इससे कबल वो नेपाल की मनासलू पीक भी सर कर चुकी हैं। अनम उजैर को हम सुनो पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। वेलकम करते हैं आपको अनम, कैसे हैं आप? थैंक यू। उजैर को नहीं साथ लेके आई इस दफ़ा मैंने सोचा अकेले ही करके आती हूँ। हाँ, ये भी अच्छा तो है। इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट पे काम हुआ है इस यस, दफ़ा। हमें बताएं कि ब्रॉड पीक इसका तजुर्बा कैसा रहा आपका, कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? बहुत मुश्किल, हॉरिबल हॉरिबल एक्सपीरियंस एक्चुअली। मतलब मुझे लगता है कि पाकिस्तान में कि अगर मैं कंपेयर करूं, पिछले साल मैं नेपाल में मनासलू समिट कर कर आई और उसके बाद पाकिस्तान में ब्रॉड पीक का एक्सपीरियंस अगर मैं कंपेयर करूं तो उससे बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्या सहूलियात की वजह से? ज़्यादा चैलेंजिंग और बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था। और यहाँ पे पहाड़ सर करना किसी और मुल्क में पहाड़ सर करने से डबल उसका चैलेंजिंग हो जाता है। क्या वजह है ऐसी सहूलियात की? सहूलियात, एक्सपर्टीज़ और डिफरेंट चीज़ें। मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में माउंटेनियरिंग पे बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है। हमारे जो गाइड्स हैं ऑल्दो वो बहुत एक्सपर्ट हैं, कुछ गाइड्स और इस तरह दे आर वेरी प्रोफेशनल, लेकिन नॉट एवरीवन इज़ प्रोफेशनल। तो इस पे बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है। तो इस साल जो मेरा तजुर्बा जो पाकिस्तान में ये पहाड़ का खतरनाक रहा, काफ़ी खतरनाक। तो अनम कितनी तैयारी की इस एक्सपेडिशन से पहले? मैंने आई थिंक लास्ट टाइम भी जब आई थी तो मैंने बताया था कि फ़िटनेस को मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने एज अ लाइफ स्टाइल इसको रखा हुआ है। तो वो तैयारी उस तरह से सारा साल चल रही होती है, तैयारी ही तैयारी होती है, रोज़ रनिंग हो रही होती है, रोज़ जिम होता है, वो कभी मिस नहीं होता। वो लाइफ स्टाइल ऐसा रखा होता है। तो आप मुझे अभी कह देंगे ठीक है कल K2 के लिए चलो, कल किसी और पहाड़ के लिए, एवरेस्ट के लिए चलो, तो आई बी रेडी टू गो। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कैसा शौक है, इंस्पिरेशन कहाँ से आई? इंस्पिरेशन मुझे ये लगा कि क्या वजह है कि ब्रॉड पीक पे, जैसे अभी जब मैं आई हूँ तो सबने मुझे ये टाइटल दिया, मैं मतलब मैंने कुछ अभी लिखा नहीं है, मैंने कुछ देखा नहीं है, तो मैं देख रही हूँ कि इंटरनेट पे आ रहा है कि अनम उजैर बिकेम द सेकंड फीमेल माउंटेनियर ऑफ पाकिस्तान जिसने ब्रॉड पीक पे कदम रखा है। तो क्या वजह है कि ख़वातीन नहीं गई हैं? हमारी कितनी आबादी है, हमारी पॉपुलेशन कम नहीं है, इसमें ख़वातीन भी बहुत है माशाल्लाह। तो उसमें दूसरे नंबर पे मेरा आना ये चीज़ को जाहिर करता है कि ख़वातीन जो है वो इस तरफ नहीं आ रही। हाँ, तो वो स्टेप नहीं उठा रही हैं। तो आपने कहा मैं स्टेप उठाऊं, उनको चले। यस, तो उनको पता चले कि आप जा सकते हैं। अच्छा अनम, इससे पहले चूँकि हमारी मुलाकात हुई आपसे आपके हस्बैंड के साथ, उजैर के साथ, तो आप उनके साथ ही ये करते रही कोपेमाई, लेकिन अकेले जाना और अपने हस्बैंड के बगैर जाना, ज़ाहिर है हस्बैंड साथ होते हैं तो एक बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। आपको पता है कि आपका मियाँ आपके साथ है। वो लग नहीं रहा होता लेकिन होती है। होती तो है होती तो है, लेकिन बाद में अकेले जाके आपको एहसास हुआ तो वो कितना मुश्किल था कि आपने जब सोचा कि मैं अकेली जाऊंगी और रास्ते में जब मुश्किलात आई, कभी सोचा कि मैं बस कहाँ आ गई, वापस चली जाऊँ या फिर नहीं क्विट कर देती हूँ? मुझे मुश्किलात शहरबानो स्टार्ट से ही ना, डे 1 से ही इतनी मुश्किलात आई हैं कि मैं मैं सोच रही थी कि ये क्या किया है मैंने और क्या, लेकिन क्यों किया लेकिन कभी भी ना मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मैंने क्विट करना है। अच्छा। कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं वापस जा रही हूँ। मैंने कहा था कि मैं कुछ करने आई हूँ और मैं कुछ कर ही जाऊँगी। मुझे अभी भी मेरा विजन क्लियर नहीं है, मैं इसीलिए कल भी नहीं आ सकी थी कि मुझे स्नो ब्लाइंडनेस भी हो गई। मैं जब जा रही थी, नॉर्मली ये होता है कि आपके साथ एक गाइड जाता है। जैसे नेपाल में हमने किया, हमारे पास एक शेरपा था, मेरे पास एक मेरा शेरपा था जो कि मेरे साथ साथ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे जब मैं समिट स्टार्ट किया, समिट पुश जो कि 16 घंटे का है, 16 घंटे आपको लगेंगे ऊपर टॉप पे जाने पे और उसके बाद फिर आप वापस आएंगे। 16 घंटे, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट समिट। लोग कहते हैं कि K2, एवरेस्ट और बाकी पहाड़ मुश्किल है, मैं कहती हूँ ब्रॉड पीक बहुत मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग। नाम भी ब्रॉड पीक है। ब्रॉड पीक है क्योंकि इसमें डिफरेंट समिट्स आते हैं, रॉकेट समिट्स आते हैं, और अब
ऊपर जाके टेक्निकल पोर्शन वो वाला वाकया बताएं जब आपने कहा कि स्नो ब्लाइंडनेस होगी, फिर कैसे बेहतर हुई? हुआ ये कि मैं जब हमने स्टार्ट किया तो मेरे साथ जो मेरे गाइड थे उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उनको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। अच्छा, अब अगर मैं सोचूं कि मैंने एक दफ़ा भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं वापस चली जाऊं, पता नहीं मुझे ऐसा ख्याल आया ही नहीं, क्योंकि शायद मेरा वो मेंटल स्ट्रेंथ जो थी वो उस लेवल पे थी तो उसने मुझे कहा ही नहीं क्या नम के वापस चले जाओ, अकेले कैसे। मैं अकेले स्ट्रगल करती रही, कभी किसी के साथ थोड़ी देर चल लिया, कभी कहीं चल लिया। अब मेरे जो वो बड़े वाले जो ग्लासेस थे, जो समिट गॉगल्स नॉर्मली क्लाइंबर्स लगाते हैं हवा की वजह से, वो मेरे गाइड के बैग में थे, मेरे पास नहीं थे। अब वो दूसरे वाले से मैं उतार के देखती थी, हवा भी लगती थी। तो मैं जब समिट करके वापस आने लगी तो वहाँ पे मुझे स्नो ब्लाइंडनेस हो गई। अब वो इतना ब्लरी विजन था, वो पहले कम आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ ना, तो फिर इसलिए मुझे रात के 12 बजे मैं कैंप 3 पहुंची, रात के 12 बजे वहाँ से चलते हुए। आपने एक्सपेडिशन मुकम्मल की और आप पाकिस्तान का नाम है, आप पाकिस्तान के हीरो हैं और आपसे कई खवातीन ऐसी इस वक्त जो इंस्पिरेशन ले रही हैं, तो बहुत शुक्रिया आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। तो नाजरीन, ऐसा है जी हमारा पाकिस्तान, ऐसे ही हमारे पाकिस्तान की बहादुर खवातीन। हम अपने प्रोग्राम और अपने सेगमेंट की जानिब बढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे साथ मौजूद है रिसर्चर हैं नक्श काजी, जो कि दोस्ती के हवाले से एक नई रिसर्च सामने लेके आई हैं। तो नक्श, वेलकम करते हैं। क्या रिसर्च आज? हाँ जी, आज हम बात कर रहे हैं दोस्ती पे, क्योंकि अभी इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे गुजरा तो हमने कहा कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे ज़रूर बात करनी चाहिए। तो दोस्ती जो है उसका इंसान की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है, अगर हम ये देखें तो हम ये हैरान हो जाएंगे कि वाकई यार दोस्त तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में। अच्छा, दोस्ती का फ़र्क ये है आपकी ज़िंदगी पे कि अगर आपके दोस्त हैं, अगर आप सोशलाइज़ करते हैं तो आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ और आपकी हेल्थ 50% बहुत बेहतर हो जाएगी। ठीक है, और ये कहते, अच्छा दोस्ती के ऊपर एक मज़े की आपको बात शेयर करती हूँ कि अहमद फराज कहते हैं कि तुम तकल्लुफ़ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। ठीक है, तो इसके ऊपर रिसर्च अब बताऊँ आपको कि रिसर्च ये कहती है कि किसी से दोस्ती करने के लिए, किसी को अजनबी से जानने के लिए 50 आवर्स की इंटरेक्शन, सोशलाइजेशन ज़रूरी है। 50 आवर्स, ठीक है, 50 घंटे। स्ट्रेन से, हाँ जी, एक स्ट्रेन से नोन होने के लिए, ठीक है, नोन से कैजुअल फ्रेंड होने के लिए 90 आवर्स, कम से कम 90 आवर्स का सोशलाइज करना ज़रूरी है, और बेस्ट फ्रेंड्स होने के लिए ना कम से कम 200 घंटे साथ गुजारने की ज़रूरत है जी। और आप बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। हाँ, आपकी बहुत अच्छी दोस्ती 200 घंटे, अब ये नहीं समझेंगे कि लगातार होंगे। 200 घंटे का मतलब ये कि इतना टाइम लगेगा आपको किसी को बहुत क्लोज करने में। और दिन कितने बनते हैं? और चाहे अगला शख्स आपके मिजाज के मुताबिक है या नहीं, अगर आपने 200 घंटे औखे सौखे गुजार लिए नहीं, वो नहीं बनेगा ना आपका दोस्त। फिर कैसे? नहीं, कहने का मतलब है इतना टाइम लगेगा आपको ये देखने में कि आपकी उससे कैसी बॉन्डिंग होगी। ठीक है, हाँ, अब दोस्ती होगी नहीं होगी, चलेगी नहीं चलेगी, हाँ, वाइब मैच करेगी नहीं, बिल्कुल। बहुत दफा ऐसे होता है कि जो है आपको लगता है ये मेरा दोस्त है। अच्छा, आई वांट टू से दिस थिंग कि दोस्ती जो है ना, ये लफ्ज़ जो है बहुत ओवर यूज्ड है बट अंडररेटेड है। ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, कोई भी खड़ा होगा ये मेरा दोस्त है। नहीं, दोस्त बहुत डिफरेंट काम होते हैं। दोस्त वो है जो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। दोस्त वो है, तो कहाँ से आते हैं? हाँ, कहाँ से आते हैं? पाए जाते हैं? नहीं, दोस्त बनाए जाते हैं इस दुनिया में। हाँ, बिल्कुल पाए जाते हैं। दोस्त जो है ना, आपके दोस्ती मैं समझती हूँ कि आप दोस्ती करते हैं, आप लकी हो तो आपको बहुत अच्छे दोस्त मिलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि देखो, हर रिलेशनशिप में ना गिव एंड टेक होता है, ठीक है, सेक्रीफाइसेस भी होती हैं। बहुत सारे दोस्त जो अपने आप को दोस्त कहते हैं, जैसे ही जरूरत पड़ती है गायब हो जाते हैं। ठीक है, गधे के सर के सींग के ऊपर, ठीक है, गायब हो जाते हैं। लेकिन नक्श, हमें बिला जरूरत दोस्तों को आजमाना भी तो नहीं चाहिए ना, हो तो भी सकता है कोई मजबूरी में और आप अच्छा दोस्त। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी उस तरह नहीं आजमाना चाहिए। ठीक है, मेरा ख्याल है कि कहा जाता है कि जी दोस्त वो जो ज़रूरत में काम आए। ठीक है, लेकिन ज़रूरत का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई फाइनेंशियल ज़रूरत है तब भी आपने दोस्त को याद किया, हेलो यार ये मसला है। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, वो होगा आपके साथ। ठीक है, इमोशनल सपोर्ट होगी, फिजिकल सपोर्ट होगी, समबडी यू कैन थिंक ऑफ कि आप, मुझे ये प्रॉब्लम है ना, तो मैंने किससे बात करी। और क्या लाइफ पार्टनर्स भी अच्छे दोस्त हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। बल्कि मुझे ये लगता है कि किसी भी रिलेशनशिप में ना दोस्ती मैटर पहले बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो कहते हैं ना, प्यार में दोस्ती बहुत ज़रूरी है, चाहे दोस्ती में प्यार हो या ना हो। ठीक है, लगता ये, देखो मेरी बात है, मैं ये समझती हूँ कि ना जो दोस्ती है ना, वो ऐसा बॉन्ड है, ठीक है, जो आपने खुद बनाया। ठीक है, रिलेशनशिप्स
फैमिली, पेरेंट्स सब अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं। दोस्ती आपने खुद बनाई है, और फिर जब दोस्ती आपने बनाई है तो फिर आपने पिक एंड चूज करना। मुझे ऐसा लगता है कि दोस्ती में ना मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं होनी चाहिए, शो ऑफ नहीं होना चाहिए। आप जो हैं वो आप अगले के सामने खुल के सामने आते हैं, और अगला भी जो है वो आपके सामने। अगर आप एक दूसरे के सामने रैपो बनाने के चक्कर में बैठे हुए हैं, आप मटेरियलिस्टिक चीजों को लेके आ रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, तो वो दोस्ती नहीं है। और ये रेड फ्लैग है एक्चुअली, पता है आप दोस्ती में अगर किसी ग्रीन फ्लैग क्या है? ग्रीन फ्लैग क्या है? ग्रीन फ्लैग ये कि एक बंदा है जो आपका दोस्त है, तो आपको लगता है मैं इससे हर बात कर सकता हूँ, इतना ट्रस्ट आप करते हैं उस पे। हाँ, लेकिन ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना, वो तो दोस्त पे तो ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन ये ओवर द पैसेज ऑफ टाइम वो दोस्त ही क्या जो दगा ना दे। नहीं बिल्कुल भी नहीं ऐसे। खवातीन में से अच्छी दोस्ती नहीं होती, मेरा तो ये बैड एक्सपीरियंस है। क्या चीज? फीमेल अच्छी दोस्ती नहीं होती। नहीं होती है। अच्छा, मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। फिर हर किसी का अपने, आप बहुत लकी होंगी, आप बहुत अमीर हैं। मैं अच्छी दोस्त होंगी। हाँ, मैं अच्छी दोस्त नहीं हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, आप अच्छी दोस्त होंगी। हो सकता है कि आपको लोग जो ऐसे ना मिले हों, लेकिन नहीं, इट्स नेवर टू लेट। आप दोस्तियां करें और आप दोस्तियां बनाएं, और दोस्तियों आपको ज़रूर कोई ना कोई अच्छा दोस्त मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि दोस्त जो है ना आपको अच्छा नहीं। क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बहुत अच्छी होती है दोस्तों से। आइसोलेशन जो है वो इंसान के लिए ऐसे है, स्टडी ये कहती है कि जैसे आप एक इंसान जो है ना इतना डैमेजिंग है कि जैसे एक इंसान 15 सिगरेट दिन में पीता हो, इतना डैमेजिंग है। दैट इज़ व्हाट रिसर्च सेज, ठीक है। और आपकी वर्क प्लेस पे दोस्ती ऐसी है कि अगर आपके वर्क प्लेस पे दोस्ती है ना, बहुत अच्छा गुजरता है, बहुत अच्छा गुजरता है। आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है, और आपकी जो ना आउटकम्स, यानी इवन अब अगर आप काम कर रहे हैं एक जगह पे, जैसे मैं और अजीम हैं, और अगर हमारी आपस में अच्छी दोस्ती है तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल, लेकिन अगर नहीं है तो हम उस तरह से नहीं कर सकते, और वो नजर नहीं आएगी। अच्छी परफॉर्मेंस का राज भी यही है। हम अच्छे दोस्त हैं। बिल्कुल। और इसमें ये कहते हैं कि 7 टाइम्स आपकी परफॉर्मेंस बेटर करती है। रिसर्च सेज कि अगर आपकी दोस्ती वर्क प्लेस पे है तो वो आपकी परफॉर्मेंस को और आउटकम, आपसे भी दोस्ती कर ले, फिर कर लें प्लीज, प्लीज बी माय फ्रेंड। या दोस्ती करना अच्छी बात है, और दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाना उससे भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, लेकिन देख समझ के करनी चाहिए। बिल्कुल। उसमें यही है ना कि अब मैं यही बात करना चाहती थी कि रेड फ्लैग्स देखने चाहिए। दोस्त ऐसा होता है जो दोस्त आपको सपोर्ट करता है, दोस्त ऐसा होता है जो आपको नीचा नहीं दिखाता, दोस्त ऐसा होता है जो आपकी सपोर्ट होता है, आपके बैक पे होता है। और अगर कोई चीज़ आपकी प्रॉब्लम में जा रही है तो वो आपको ये नहीं कहेगा कि तुम जो है ना तुम ऐसे हो, तुम ऐसे, अगर कोई आपका दोस्त आपको टॉक्सिक लग रहा है तो उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? बैक ऑफ कैसे हो? बैक ऑफ कैसे हो? देखिए, पहली तो बात ये ना कि आप ये अंडरस्टैंड करो ना, दोस्त जब आपने बनाया ना तो आपको कुछ चीज़ें नज़र आ जाएंगी। क्या नज़र आ जाएगा कि वो आपको सपोर्ट करता है कि नहीं, ठीक है। वो आपको हम हमेशा अपनी मिसालें देके डिग्रेड तो नहीं करता, यार मैं तो ऐसे नहीं करता था, मेरे साथ तो ऐसे नहीं होता, तुम क्यों फंसे रहते हो हर वक्त मसलों में, ठीक है, तुम तो हर वक्त तो रोते रहते हो, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, मैं भी इन चीज़ों से गुजरा हूँ, लेकिन तो वो आपको ना हमेशा लेट डाउन करेगा अगर वो अच्छा दोस्त नहीं है, ठीक है। और अगर वो अच्छा दोस्त है तो वो क्या करेगा, वो दूसरों के सामने हमेशा आपकी इज्जत रखेगा। मैं तो आपकी रिसर्च से यही समझी हूँ कि फरिश्ते होने चाहिए, वही दोस्त अच्छे बन सकते हैं, वरना हर किसी में कुछ ना कुछ मसाइल तो पाए जाते हैं। और नाजरीन, मुझे शहरबानों को आज के प्रोग्राम से इजाजत दें, दोबारा कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।